हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोरोजन। और आज हम लोग करने वाले हैं ब्रीथिंग एंड एक्सरसाइज एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रैक्टिस सीजन है। इससे पहले हम लोग 2 चैप्टर में या फिर 2 पार्ट में, मतलब कि 2 वीडियो में पूरा का पूरा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिए थे एनसीईआरटी रिवीजन के साथ विद माय हैंड रिटन नोट्स। और हमने लास्ट में कुछ 6-7 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6-7 क्वेश्चन ही पीवाईक्यू भी लगाए थे, लेटेस्ट पीवाईक्यू 2022, 2021 और 2020 का। ठीक है, तो ये हमने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पूरा जो कंप्लीट किया था और उसके साथ थोड़े पीवाईक्यू भी लगाए थे। आज इसका हम लोग का जो है, हम लोग का इसका हमारा पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस है। ठीक है, देखिए पूरा क्वेश्चन बना कर आया हूँ। करीब 126 क्वेश्चन हैं या फिर 128 क्वेश्चन हैं, नहीं 126 ऐसी कुछ होगा। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड है, जैसे कि यहाँ पे हाईलाइटेड है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आज हम लोग इसको करने वाले हैं। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद, ये क्वेश्चन सीजन करने के बाद ही ये चैप्टर जो है डन माना जाएगा। इससे पहले ये चीज़ डन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मेन चीज़ तो आपने किया ही नहीं है, कि नहीं। ये वही बात हो गया कि आपने पूरा का पूरा खाना खा लिया, सब चीज़ दाल चावल सब्जी, और लास्ट में जो रसगुल्ले मिलते हैं उसको छोड़ दिया, है ना। ये रसगुल्ला है, क्या है ये गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन दोनों अलग अलग चीज़ है ना, रसगुल्ला वाइट होता है और गुलाब जामुन काला। तो ये है गुलाब जामुन, ठीक है ना। तो गुलाब जामुन खाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो गुलाब जामुन खाने के लिए आगे चलते हैं, प्रैक्टिस सीजन आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ बातें हैं, जैसे कि सब्सक्राइब करना बायोरोजन चैनल को, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और आगे अच्छी क्लासेस लेने के लिए मोटिवेशन भी मिलता है। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको PDF मिलते रहे और लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे वीडियो के। वैसे सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगी। और अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पे t.me/biorevision07 को, तो आपको इससे PDF भी मिल जाया करेगा, इजी टू इजी, है ना। और मेरे से आप वहाँ पे आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, दोनों पे आप ध्यान दीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर सकते हैं। शेयर करने से अच्छा ही है। ठीक है, चलते हैं आगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है ना, जो भी चीज़, कुछ बातें आप सीरियस, ठीक है। जो लोग भी क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं या जो भी इस क्लास को कर रहे हैं, ध्यान दीजिए कि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनते तो कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। फिर भी इस सीजन को पूरा का पूरा कीजिए, एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा। आइडिया लेना बहुत ज़रूरी है। आप एनसीईआरटी रीडिंग कीजिए, है ना। आप एनसीईआरटी को रीड कीजिए, एनसीईआरटी रीडिंग करिए। रीडिंग करने में प्रॉब्लम आ रहा है, रीडिंग करते समय डिस्ट्रैक्शन हो रहा है या मन नहीं कर रहा, तो आप मेरी वीडियो देखिए। मैंने वीडियो में पूरा का पूरा एनसीईआरटी बस एक लाइन भी इधर उधर नहीं किया, पूरा 100% एनसीईआरटी बेस्ड है मेरा जो वीडियो है। ठीक है, उसमें मेरे हैंड रिटन नोट्स भी है। और जिसको मेरे को लगता है कि अगर आप एक बार पूरा का पूरा एनसीईआरटी रीड कर ले मेरे वीडियो के थ्रू, तो आपको पूरा का पूरा, मतलब उसको दूसरी बार रिवाइज करने में मुश्किल से 10 मिनट नहीं लगेगा। 10 मिनट बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कुछ है ही नहीं, इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। एकदम गिन चुन के जो दिक्कत वाला जो पार्ट आता है वो कहाँ पे आता है। देखिए, जो वॉल्यूम वाला पार्ट आता है वहाँ पे लोग थोड़ा थोड़ा फंस जाते हैं, है कि नहीं। एक यहाँ पे फंसते हैं, एक वो जो गैस एक्सचेंज वाला पार्ट है, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है, वहाँ पे थोड़ा फंसते हैं। मैंने दोनों चीज़ों को बहुत ही सिंपल वे में समझा दिया है अपने वीडियो में। आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं, खुद से एनसीईआरटी रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, खुद से नोट्स बना लीजिए। ये भी बहुत अच्छा है, और ये मैं बोल रहा हूँ ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप खुद से एनसीईआरटी रीड करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ है। समझ में नहीं आता तो आप मेरे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गया। इसको करने के बाद अब इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। अगर नहीं किया तो भी इसको डायरेक्ट करेंगे तो भी आपको हेल्प ही होगा। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर में, बहुत ईजी चैप्टर है जो कि आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और अपना ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक है, बाकी लोग वहाँ वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं कि हमारे को पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने का फॉर्मेट ये है कि मैं पहले क्वेश्चन को पूरा का पूरा रीड करूंगा, उसके बाद ऑप्शंस को देखूंगा, ऑप्शन को रीड करूंगा और फिर सही आंसर टिक कर दूंगा। ठीक है, तो आप भी तब तक मेरे से फास्ट होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, ये जो एग्जाम है ये प्रैक्टिस का है पहला चीज़, और दूसरा है स्पीड का। ठीक है, प्रैक्टिस और स्पीड का एग्जाम है ये। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन उतने हार्ड नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले का क्वेश्चन है, पेन बदल लेता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ
oxygen from the atmosphere with carbon dioxide produced by cell is called what? Cellular respiration, ventilation, breathing, perfusion. सीधी सी बात है, breathing आएगा ऑप्शन में, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो जो फूड्स है, फूड्स का जो प्रोसीजर है आगे, मतलब उसको जो पचाना है, उसके साथ उसका जो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है वहाँ पे आएगा, सही, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन एक्सचेंज करना है तो ब्रीथिंग है नॉर्मली, ठीक है ना। वेंटिलेशन पता नहीं क्या है, परफ्यूजन पता नहीं क्या है। आगे चला जाए। The harmful gas produced by catabolic reaction in our body is which is the harmful reaction? ओजोन, तो ओजोन होगा कभी, फॉस्फिन ये क्या है भैया, ऑक्सीजन तो कभी नहीं होगा, बच गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू डैश break down nutrient molecule like glucose and derive energy for performing various activities directly, indirectly, incompletely, any of this। ये वाला मैं अच्छे से बताया था ये पॉइंट को जब हम एनसीईआरटी रीड कर रहे थे, और शायद मैं अपने जो हैंड रिटन नोट्स है वहाँ पे भी जहाँ तक मेंशन किया था, क्या था, इनडायरेक्टली ऑक्सीजन जो यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज एंड डिराइव एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये वाला तो हमारा आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेराई अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल डिपेंडिंग मेनली ऑन फलाना एंड फलाना। ये वाला भी मैं अच्छे से मेंशन किया हुआ था, ठीक है। साथ एंड नोट पे भी जहाँ तक है आप देख चेक कर सकते हैं टेलीग्राम लिंक पे जाके। सीधी सी बात है, ये चीज़ें देखिए, ये चीज़ें जो है ये एनसीईआरटी के फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी जो रीड किया है लाइन टू लाइन, जो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड किया है उसके लिए तो क्वेश्चन एकदम मतलब एकदम ईजी है, हलवा है, ठीक है। तो क्या आएगा, हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोथ, दोनों का दोनों एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स थ्रू द एंटायर बॉडी सरफेस। एंटायर बॉडी सरफेस कौन करते हैं, स्पंजेस, फ्लैटवर्म, सिलेंट्रेट या डी ऑल ऑफ दिस। ये भी एनसीईआरटी का लाइन है और इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये चीज़ें मैंने लिखा भी था, जो स्पंजेस होती हैं, क्योंकि देखिए जो रेस्पिरेशन है या फिर जो ब्रीथिंग है ये जो है हमारे हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है कि नहीं। जिसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो उस टाइप से ही रेस्पिरेशन करेगा, ब्रीथिंग करेगा। अगर जिसका सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन है, जो कि सेल पे अरेंज है, सेल ऐसे जैसे कि स्पंजेस ये सब, वो कहाँ से लंग और फिर गिल्स लेके आएगा, है कि नहीं, वो अपने बॉडी सरफेस से ही तो रेस्पायर करेगा। तो ये जो इसका लोअर इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्पंजेस, फ्लैटवर्म, सिलेंट्रेट्स, ये अपने एक ऑक्सीजन लेना छोड़ना अपने बॉडी सरफेस के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ, select the total number of organism from the following which respire through their body surface। कौन, साइकॉन, स्पोंजिला, एडम्सिया, टीनिया, लूसीफर, पाइला, एटेंडन, क्या है, गॉर्गोनिया और जेलीफिश। इसमें से कितने लोग हैं जो कि रेस्पायर करते हैं अपने बॉडी सरफेस के थ्रू, ठीक है। एनसीईआरटी में जहाँ तक ये चीज़ नहीं है तो ये चीज़ थोड़ी सी बाहर की आई है, ठीक है, पर कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और इसका आंसर है 6। वैसे हम लोग इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी का बेस नहीं है और एनसीईआरटी के बाहर जाने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये सब आपने पढ़ा नहीं है, ये सब हम लोगों ने एनिमल किंगडम में देखते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। वैसे इसका आंसर 6 है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किन सर्व्स एज एन एसेसरी ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किन सर्व एज एन एसेसरी ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन। किसमें है ऐसा है जो स्किन जो है ऐसा एसेसरी ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन करता है। रैबिट, फ्रॉग, लिजर्ड, बर्ड्स। मेरे को लगता है इसका आंसर आपको पता होगा, बी फ्रॉग। रैबिट का जो भी रेस्पिरेशन है क्या कभी उसके स्किन से रिलेटेड है, लिजर्ड का कभी उसके स्किन से रिलेटेड है, बर्ड्स का कभी उसके स्किन से रिलेटेड है, कभी नहीं। स्किन का बात कभी भी कब आता है रेस्पिरेशन की बात में, जब भी हम फ्रॉग का बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। एनसीईआरटी भी लिखता है, ठीक है, ऐसा एसेसरी ऑर्गन करके तो नहीं लिखता है, लेकिन फ्रॉग करके मेंशन करता है कि वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी करता है, ठीक है ना। तो इस बात को हम ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग एनिमल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्या ये बहुत इजी क्वेश्चन होगा? हाँ, ऐसे क्वेश्चन पे मैं पहले सब बताया था कि सॉल्व कैसे करना है। पहले हमको देखना होता है ऑप्शन, ना कि पहले क्वेश्चन नहीं, पहले इसको देखेंगे, ये सेकेंडरी, ठीक है। देखिए मैच कीजिए क्या क्या चीज़ कॉमन है, किसमें कौन कौन सा ऑप्शन सेम है, क्या ई सब में सेम है, नहीं अलग है, ए सब में सेम है क्या, नहीं। देखिए A4 और A4 ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन कैसे हो गया, आगे मैच करो। बी एंड डी क्या, बी एंड D3 और यहाँ पे B and D1
बी एंड ई, ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, इसको पहले मिलाओ यार, पहले इसको मिलाते हैं। सिंपल, अर्थवर्म, लंग्स, ट्रैकियल ट्यूब्स, मोस्ट क्रिटिकल स्किल्स, कहाँ पे? सिंपल, एक्वाटिक अर्थोपोड मोलस्क, क्या बोलेंगे यहाँ पे? ट्रैकियल ट्यूब्स, गिल्स, लंग्स, सीधी बात है, हाँ गिल्स आएगा ना। इंसेक्ट्स, सिंपल, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, ये एक नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे है, फिशेस, गिल्स। तो कौन कौन सा सेम है? सी और ई, सी और ई कहाँ पे है? सी है 3 नंबर, सी और ई, नहीं सी नहीं, बी और ई यार, बी और ई है ना, तो बी और ई कॉमन है, बी और ई। बी में क्या है? एक्वाटिक, हाँ एक्वाटिक में गिल्स में लगाया हूँ, फिश में गिल्स लगाया हूँ, तो बी एंड ई आर 3, बस एक ही आंसर को देख के हमारा ऑप्शन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन था, पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन, है ना, तो ये वाला तो एनसीईआरटी बेस्ड था। चलते हैं आगे, मतलब पूरा का पूरा सीरीज एनसीईआरटी बेस्ड है, एक आध तो अलग हो ही जाता है ना। एम्फीबियंस एग्जाम्पल, फ्रॉग्स रेस्पायर थ्रू मोस्ट स्किन, लंग्स, बक्कोफेरेंजियल कैविटी एंड डी ऑल ऑफ दिस। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि इसका जो रेस्पिरेशन है वो किससे होता है? मॉश स्किन से, लेकिन इसका आंसर डी है। क्यों? क्योंकि ये एम्फीबियन है, फ्रॉग जो है एम्फीबियन है, ये अपनी मॉश स्किन से रेस्पायर करता है, ये बात सही है, एनसीईआरटी भी ये लिखा हुआ है, पर वो सिर्फ मॉश स्किन से रेस्पायर नहीं करता, जब उसके पास मॉश स्किन से उसको पानी नहीं मिलता है तो वो अपने लंग से रेस्पायर करता है, और जो ये जो इससे रेस्पायर करता है इसको बोलते हैं बक्कोफेरेंजियल कैविटी, ठीक है, इन तीनों से रेस्पायर करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इस बात को ध्यान रखेंगे, इस बात को शायद आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना, क्योंकि उसी क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए जो कि आपको गलत होने के चांसेस है, ठीक है ना। चलिए, द एडल्ट फ्रॉग डज नॉट रेस्पायर थ्रू बक्कोफेरेंजियल कैविटी, गिल्स, लंग्स, स्किन, सीधी सी ऑप्शन है, बहुत इजी है मेरे हिसाब से, बक्कोफेरेंजियल कैविटी, स्किन, लंग्स। क्या हमने अभी भी एक आंसर टिक किया है? इसमें बक्कोफेरेंजियल कैविटी, स्किन और लंग्स में हमने ऑल टिक किया था, बस गिल्स आ जाते तो वो फ्रॉग क्यों कहलाएगा, है ना। गिल्स, देखिए एक बात है जो कि थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी है, पर यहाँ पे सुन लो, अच्छा रहेगा, तो ठीक है। ये चीज़ हमने देखा है फ्रॉग में, एक चीज़ हम पहले पढ़ते थे, क्या था? रेट्रो रेग्रेसिव डेवलपमेंट, क्या? रेट्रो रेग्रेसिव डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है? डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें जो लार्वा होता है, स्टेजेस होता है ना डेवलपमेंट के, लार्वा और इसका जो एडल्ट वाला जो स्टेज है, हमारे में तो सब नहीं होता, कुछ इसमें होता है, फ्रॉक्स में होता है और कुछ इंसेक्ट्स में होता है। जैसे जो लार्वा होता है, लार्वा ज़्यादा डेवलप्ड होता है एज कम्पेयर टू एडल्ट, एडल्ट डेवलप होता है। तो क्या हुआ? लार्वा से एडल्ट बनता है, तो एडल्ट कम डेवलप हो गया, इसीलिए रेट्रो रेग्रेसिव डेवलपमेंट हो गया, रेग्रेसिव हो रहा है, रेग्रेसिव डेवलपमेंट हो रहा है। लार्वा ज़्यादा डेवलप्ड है, एडल्ट कम डेवलप है, जबकि उल्टा होना चाहिए था ना, यहाँ पे उल्टा हो गया, अपोजिट है, लार्वा ज़्यादा डेवलप हो गया। तो ये जो फ्रॉग के केस में सिंपल यही केस होता है, ठीक है। फ्रॉग के केस में क्या होता है? जो गिल्स, फ्रॉग के केस में जो होता है तो क्या बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, फ्रॉग के लार्वा को क्या तो बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा है उसको, कि जो भी बोलते हैं, फ्रॉग के लार्वा के पास, आप कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को, फ्रॉग के लार्वा में गिल्स होते हैं और एडल्ट में गिल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए गिल्स, जो एडल्ट फ्रॉग लिखा हुआ है, एडल्ट फ्रॉग में कभी भी गिल्स रेस्पायर नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास गिल्स है ही नहीं, गिल्स उसके लार्वा के पास था, ठीक है। Which of the correct sequence of their passage in man? ये अच्छा क्वेश्चन था, मैं इसको पूरा का पूरा अच्छे से लिखा था, इसके बाद एक क्वेश्चन सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। नेसल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, देखिए कभी भी लैरिंक्स फेरिंक्स से पहले तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से, है कि नहीं, कभी भी नहीं आएगा। तो यही दो हमारा आंसर हो सकता है, नेसल कैविटी, फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद ट्रैकिया और लैरिंक्स। देखिए फिर कैसे हो गया, ये आंसर नंबर बी हो गया हमारा। नेसल कैविटी से फेरिंक्स, फेरिंक्स से लैरिंक्स, लैरिंक्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकिओल्स और फिर एल्वियोलाई, यही हमारा आंसर है, ठीक है। आगे चला जाए। इन मैमल्स वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय मैमल्स, ब्रोंकस, लैरिंक्स, सिरिंक्स, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। क्या इनहेलेशन और एक्सहेलेशन से कोई वॉइस प्रोड्यूस होगा? कभी नहीं। सिरिंक्स, ब्रोंकस, ब्रोंकस से कैसे आवाज़ प्रोड्यूस होगा? हमारा आवाज़ जो प्रोड्यूस होता है वो होता है लैरिंग से, ठीक है। थोड़ा थिकनेस बढ़ाया जाए, तो पेन को थोड़ा डार्क किया जाए,
ठीक है ना, लैरिंग्स से प्रोड्यूस होगा। एकदम इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से ये वाला। क्वेश्चन नंबर 13, वोकल कॉर्ड्स अकर्स इन फेरिंग्स, ग्लॉटिस, लैरिंग्स, ब्रोंकियल ट्यूब। बताइए वोकल कॉर्ड्स कहाँ से होता है जहाँ से हमारी आवाज़ें आती है? क्या वो फेरिंग्स में होता है? नहीं, कभी नहीं होता। फेरिंग्स में अगर वोकल कॉर्ड्स होगा तो वो कॉमन पैसेज पर फूड एंड एयर कैसे होगा? आंसर नहीं पता चाहिए था, पर मैं बता दिया। आंसर इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, हाँ आगे क्यों नहीं जा रहा? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई एट द डैश थोरेसिक वर्टिब्रा। क्या ये एनसीईआरटी का लाइन है? इसका आंसर अब बताइए क्या है? इसका आंसर है बी। ठीक है, 5 नंबर थोरेसिक वर्टिब्रा में वो डिवाइड होता है लंग जो है लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन थे ये क्वेश्चन याद रखना चाहिए, ये क्वेश्चन भूलना नहीं चाहिए, फैक्ट बार और भूल जाते हैं। Opening of larynx into pharynx is guarded by syrinx, epiglottis, tracheal valves, all of this. इजी क्वेश्चन है, epiglottis। ठीक है, आगे मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे फिर क्वेश्चन आएगा, फिर आप उसको बना देंगे, है ना। अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, हाँ देखिए इसीलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। ग्लॉटिस इज पैसेज फॉर व्हाट? फूड, एयर, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। देखिए जो कॉमन पैसेज है फूड और एयर का, उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं? उसके लिए हम पढ़ते हैं कुछ चीज जो कि आगे आएगा, इसका भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इसका आंसर है एयर। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेन कर दूंगा तो सब यहीं पे रिवील हो जाएगा, फिर मतलब क्या हुआ, लेकिन देखना भी जरूरी है। तो देखते हैं ग्लॉटिस। अच्छा चलिए इस क्वेश्चन को कर लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ग्लॉटिस इज एन ओपनिंग इन द फ्लोर ऑफ व्हाट? माउथ, ट्रेकिया, फेरिंग्स, डायफ्राम। ग्लॉटिस इज एन ओपनिंग इन द फ्लोर ऑफ, किसके फ्लोर में ग्लॉटिस ओपनिंग है? डायफ्राम, फेरिंग्स, ट्रेकिया, माउथ। तो किसके फ्लोर में ये चीज़ है? तो फेरिंग्स आएगा मेरे हिसाब से। इसका आंसर जो है 70 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारा फेरिंग्स है। इसका 70 नंबर का आंसर फेरिंग्स क्यों है, अब मैं पूरा चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अच्छा हुआ, पूरा क्वेश्चन ग्लॉटिस वाला सॉल्व हो गया। देखिए इसके लिए मैं फोटो भी दिया था पीडीएफ में। ठीक है, पीडीएफ में फोटो है, इन पीडीएफ को चेक कीजिए टेली में जाके। ठीक है, टेली में जाके। तो ग्लॉटिस जो था हमारा कैसे था? हमारा पूरा का पूरा नेसल सेप्टम ये सब तो था, यहाँ पे पहले माउथ था इधर से। ठीक है, अब तो थोड़ा समझिए, डायग्राम उतना अच्छा नहीं बना पाऊंगा मैं। ठीक है, माउथ का ऐसे जा रहा है, ये टंग है ये। ठीक है ना, ये टंग है। तो ऐसे अगर नीचे जाएंगे हम तो क्या होता है, यहाँ पे एक कॉमन पैसेज आता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है ना, इसके पीछे ऐसे इसोफेगस है ऐसे, ये पतला सा, और यहाँ पे ट्रेकियल ट्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना एक ऊपर से भी एक कैविटी है। ठीक है, यहाँ से एक कॉमन पैसेज है, ये जो कॉमन पैसेज है ना, इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। कॉमन पैसेज है। ठीक है, फेरिंग्स। इसे पता नहीं अभी तक क्वेश्चन क्यों नहीं आया, ये फेरिंग्स है। ये इसोफेगस है, पीछे वाला पार्ट इसोफेगस। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको ये जो नीचे आ रहा है फेरिंग्स हो गया। अब यहाँ पे लैरिंग्स है। ठीक है, अब लैरिंग्स के ना कुछ पार्ट है, बैटरी कम लैरिंग्स है। ठीक है, लैरिंग्स से कुछ ना कुछ पार्ट है, लैरिंग्स से कुछ पार्ट है, जैसे कि ग्लॉटिस हो गया, फिर और भी पार्ट है, उस सब पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस इसका पार्ट है लैरिंग्स का। तो क्या कभी इसमें फूड आएगा? कभी भी नहीं आएगा यार, इसमें सिर्फ एयर आएगा। जो हमारा जो वोकल कॉर्ड्स है वो भी यही लाई करता है। अब ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस को कवर करना होता है। ठीक है, ये जो ग्लॉटिस वाला जो पार्ट है इसको कवर करना होता है, वरना इससे फूड चल जाएगा। ये बना एयर जाने के लिए, इसमें गलती से भी एक दाना भी फूड चला गया, आपको बहुत खांसी आएगी और वो निकल जाएगा। वो एक रिफ्लेक्स है। तो ग्लॉटिस को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो ग्लॉटिस के ऊपर होता है, जो ग्लॉटिस के ऊपर होगा वही तो उसको ढक्कन में देगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो उसके ऊपर जो होगा उसको क्या बोलेंगे? ईपी। और ग्लॉटिस के ऊपर है तो क्या बोलेंगे? ईपीग्लॉटिस। ईपीग्लॉटिस के साथ कुछ और फैक्ट्स है, जैसे कि आगे क्वेश्चन होगा तो देखा जाएगा, अभी नहीं बताया जाएगा। ठीक है, बता देता हूँ। कार्टिलेजिनस फ्लैप है ना, कार्टिलेजिनस फ्लैप है ईपीग्लॉटिस, जो ग्लॉटिस को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो पोजीशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और पोजीशन के लिए आप मेरे पीडीएफ में जो फोटोज है वहाँ पे देख सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत। वो फोटो एक बार देख लोगे हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। हाँ, तो फ्लोर ऑफ किसका होगा? फेरिंग्स का। देखिए सीधा जो फ्लोर फेरिंग्स यहाँ पे था, है ना, तो फेरिंग्स का जो फ्लोर है, ये फेरिंग्स का जो फ्लोर है, क्या इसी के नीचे जो हमारा जो ग्लॉटिस है वो ओपन हो रहा है यहाँ पे? सीधी सी बात है। तो क्या होगा? फेरिंग्स होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द लंग्स आर प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ व्हाट?
लंग्स किसके साथ प्रोटेक्टेड है? रिब्स के साथ, स्टर्नम के साथ, वर्टिबल कॉलम के साथ, डी ऑल ऑफ दिस। मेरे हिसाब से रिब्स आंसर है क्या? नहीं, इसका आंसर ऑल ऑफ दिस है, क्योंकि अलग अलग दिशा में प्रोटेक्ट कर रहे हैं। रिब्स क्या करता है? रिब्स इधर प्रोटेक्ट कर रहा है, स्टर्नम जो हमारा जो वेंट्रल पार्ट है, हाँ वेंट्रल पार्ट में प्रोटेक्ट कर रहा है स्टर्नम। वर्टिबल कॉलम हमारा डोर्सल पार्ट में प्रोटेक्ट कर रहा है। रिब हमारा लेटरल पार्ट में प्रोटेक्ट कर रहा है। नीचे तरफ डायफ्राम कर रहा है, ठीक है ना। और ये यहाँ पे एक एयर टाइट कैविटी भी है, ये जो थोरेसिक जो कैविटी है वो एयर टाइट है ना। तो ये सब ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं हमारे लंग को, ये सब हमने देखा हुआ है। आगे चलते हैं, विच वन है द स्मॉलेस्ट डायमीटर? किसका स्मॉलेस्ट डायमीटर है? राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल और बच गया टर्शरी ब्रोंकियोल। राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस का जो डायमीटर है वो अलग अलग क्यों होगा, है ना। ये बात कर रहे हैं ट्रैकिया कैसे, ट्रैकिया के बाद ये चीज डिवाइड हो रहा है यहाँ पे ऐसे, है ना। तो ये ब्रोंकाई हुआ, ब्रोंकाई के बाद फिर बहुत सारे जैसे प्राइमरी ब्रोंकाई हुए, सॉरी ब्रोंकस है, ब्रोंकस के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई से फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी से फिर टर्शरी ब्रोंकाई। तो सीधी सी बात है, किसका जो डायमीटर है वो सबसे कम किसका है? सबसे कम डायमीटर उसका होगा जो सबसे आखिरी में डिवाइड हो रहा होगा, मतलब डिवाइड होने के बाद जो सबसे आखिरी में आया वो है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? टर्मिनल ब्रोंकियोल इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल का मतलब क्या है? टर्मिनल ब्रोंकियोल, जो लास्ट वाले ब्रोंकियोल है उसी को हम बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल या फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल, तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि ये सेकेंडरी ब्रोंकियोल के बाद भी है, ठीक है ना। चलिए आगे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 20, लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग थोड़ा गलती करें, और गलती करने की गुंजाइश इससे ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इसमें यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसका नाम है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ये बात सिंपल सी, एक तो पहली बात एनसीईआरटी में है नहीं वाली बात, ठीक है। लेकिन फिर भी इस बात को ध्यान दे लो या फिर एक बार देख लो, लिखने में मत, बस ध्यान दे लो कि इसका आंसर जो है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है इसका आंसर। कभी भी सिंपल स्क्वेमस के साथ मत जाना, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं आता, वो कहीं और आता है, ठीक है। इधर उधर देखना ही नहीं है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का इसका आंसर है। आगे चलते हैं 21 नंबर में, ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल गिव्स राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन, ये देखिए एकदम मैं इसको लिखा हुआ हूँ पीडीएफ में, ध्यान दीजिएगा। वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड व्हाट? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के साथ ये चारों चीजें फैक्ट्स है। वेरी थिन है, इरेगुलर वॉल्ड है, वेस्कुलराइज्ड है और बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। जो टर्मिनल, और यहाँ से भी देख सकते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल किसको राइज करेगा। 21 हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन बोलेंगे तो एपिग्लोटिस इज मेड अप ऑफ व्हाट? ये देखिए इसका आंसर मैं बता दिया हूँ, फाइब्रस कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, हेलन कार्टिलेज। अच्छा हाँ, कार्टिलेज बताया था, कार्टिलेज का टाइप नहीं बताया था। कार्टिलेज का टाइप जानना उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि कार्टिलेज के बारे में डिफाइन नहीं किया गया। हेलन कार्टिलेज के बारे में मैं थोड़ा सा पीडीएफ पे बताया था, तो हेलन कार्टिलेज तो कभी होगा नहीं। कैल्सिफाइड का कोई लेना देना नहीं है, फाइब्रस में थोड़ा फंस जाओगे, लेकिन फाइब्रस भी नहीं है, इसका आंसर इलास्टिक है, ठीक है। आप एपिग्लोटिस देख रहा ना, इलास्टिक कार्टिलेज है, लेकिन खैर इस बात पे ध्यान नहीं देना, स्किप कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं है ये। कवरिंग ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड व्हाट? हाँ, लंग्स का कवरिंग को क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन, पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम, पेरिकोंड्रम, कार्डियम, यहाँ पे कार्डियम कभी नहीं आएगा, कॉन्ड्रियम भी कभी नहीं आएगा। पेरिटोरियम, क्या ऐसा कुछ पढ़ा है आपने? नहीं। प्लूरल मेम्ब्रेन पढ़ा है, यस, यही हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज डबल लेयर्ड। अच्छा, ये डिपेंड करना, इट इज डबल लेयर्ड एंड कवर्ड द लंग, क्या कुछ करने की जरूरत है हमको, लेकिन फिर भी पूरा पढ़ेंगे। इट इज डबल लेयर्ड एंड कवरिंग विथ लंग्स, एकदम सही। आउटर लेयर इज इन कॉन्टेक्ट विथ थोरेसिक वॉल, आउटर लेयर इज इन कॉन्टेक्ट विथ थोरेसिक वॉल, एकदम सही। फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन दिस, यस, प्लूरल फ्लूइड। एंड इनर लेयर इज कॉन्टेक्ट विद द लंग्स, एकदम चारों स्टेटमेंट एकदम सही है, चारों के हमारे ऑप्शन है प्लूरा। और जो फ्लूइड है इसको क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन, द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कंस्टिट्यूट द,
the part starting with the external nostrils up to terminal bronchiole constitute the respiratory part of respiratory system, exchange part of respiratory system, expiratory part या conducting part. ये चीज में मैं पढ़ाया था, इसका आंसर है कंडक्टिंग पार्ट. ठीक है, आगे और क्वेश्चन है, अभी नो एक्सप्लेनेशन. ठीक है ना. 26 नंबर एक्सप्लेनेशन कर दूंगा तो सब आंसर क्वेश्चन बन जाएंगे. ठीक है. अच्छा, एक्सप्लेनेशन करूँ कि नहीं करूँ, इस चीज को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. कमेंट में बताएं. ठीक है. रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ व्हाट. रेस्पिरेटरी पार्ट बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा. ऑल ब्रोंकाई, ऑल ब्रोंक्यूल, और ब्रोंकियल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, एल्वेओलाई एंड देयर डक्ट्स. सीधी सी बात है. ठीक है. साइट्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स. ठीक है, अब वो निकलेगा, बता देते हैं. ठीक है. देखिए, जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से जो हमारा टर्मिनल ब्रोंक्यूल वाला पार्ट है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, जो लोग को ये चीज़ याद है उसको वो भी सुन लीजिए. ठीक है, ताकि आपको फिर से हेल्प हो जाएगा यार, और अच्छा चीज़ तो है. ठीक है. और इधर फिर एल्वेओलाई, उधर उसके और डेड डक्ट्स. ठीक है, सुन लीजिए. ये जो पार्ट है, इसका रेस्पिरेशन एक्सचेंज में कोई भी लेना देना नहीं है. ये बस एयर को एटमॉस्फेयर से एल्वेओलाई तक लेके आता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट. और ये वाला जो पार्ट है, इसका लेना देना सिर्फ है, इसका लेना देना इस चीज़ से नहीं है कि कैसे आ रहा है कैसे नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है. लेना देना का इन लोग का था, इसका लेना देना है एक्सचेंज करने से. इसको जो ऑक्सीजन आया है उसको जो है सीधा सीधा ब्लड में डाल देना है. तो इसलिए ये पार्ट हो गया रेस्पिरेटरी पार्ट या एक्सचेंज पार्ट. ठीक है. ये कुछ और काम भी करता है क्या? हाँ, कुछ और काम भी करता है. शायद इस पे क्वेश्चन हो, पर हम पढ़ लेते हैं. सही करना. उसके बाद ह्यूमिडिफाई करना. ठीक है, थोड़ा ह्यूमिडिफाई करता है, फॉरेन पार्टिकल को अलग करता है, फॉरेन पार्टिकल को अलग करता है. और क्या करता है ह्यूमिडिफाई? फॉरेन पार्टिकल को अलग करना और टेम्परेचर मेंटेन करना, उसका टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर पे लेके आता है. ठीक है, बस इतना ही. आगे चलता है. साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स इज एल्वेओलाई. खत्म बात, कुछ क्वेश्चन सोचने वाली बात नहीं है. प्लूरा इज अ डबल मेम्ब्रेन सैक विच एनवेलप्स किडनी, ब्रेन, लंग्स, नसल पैसेज. सीधी बात है, एकदम इजी क्वेश्चन है. अभी ऐसे इजी क्वेश्चन भगवान करे नीट में भी आ जाए और आप सबका 360 में 360 आ जाए. विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. अरे यार, इसका तो आंसर मैं बता दिया. रिमूवल ऑफ फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम इनकमिंग एयर, ह्यूमिडिफाई इनकमिंग एयर, ब्रिंग द टेम्परेचर ऑफ इनकमिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर, डी ऑल ऑफ द अबव. सब काम करता है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा. ठीक है. 30 नंबर क्वेश्चन. इन द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर. एक्चुअल साइट ऑफ डिफ्यूजन का जब भी बात करें तो सीधी सी बात है, एक ही चीज आएगा, एल्वेओलाई एंड देयर डक्ट्स. देखिए, ये क्वेश्चन कितनी बार आ गया है ना. इवन व्हेन एयर बीइंग एब्सेंट द ह्यूमन ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट. बोनी रिंग्स, काइटिनस रिंग, टर्जिट प्रेशर, कार्टिलेजिनस रिंग्स. ये चीज भी हमने देखा हुआ था, हमारे नोट्स में मिल जाएगा. नोट्स में सब है. इवन व्हेन एयर बीइंग एब्सेंट द ह्यूमन ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोनी रिंग्स, काइटिनस रिंग, टर्जिट रिंग और कार्टिलेजिनस रिंग. काइटिन कहाँ पे आए, क्यों आएगा? बोनी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा. टर्जिट प्रेशर ना बाबा ना. कार्टिलेजिनस रिंग्स, सी शेप्ड रिंग, इनकम्प्लीट रिंग पढ़ा हुआ था. The chamber formed dorsally by vertebral column, ventrally by sternum, laterally by ribs and on lower side by dome-shaped diaphragm is. यार, इस चीज़ को भी अभी थोड़ा देर पहले एक्सप्लेन किया था. थोरेसिक चैम्बर है ना. देखिए, थोरेसिक चैम्बर है, अब खुद देखिए ना. थोरेसिक चैम्बर, आगे स्टर्नम, ठीक है ना, आगे वेंट्रल होगा, वेंट्रली स्टर्नम, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम, फिर इधर लेटरली रिब्स आ जाता है, नीचे तरफ हमारा जो है जो लोअर साइड है वहाँ पे डोम शेप्ड डायफ्राम आ जाता है, तो हमारा थोरेसिक चैम्बर एयर टाइट हो जाता है. सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. प्लूरल फ्लूइड रिड्यूसेस फ्रिक्शन इन द लंग सरफेस. एकदम सही है. द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरेक्स इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन लंग्स कैविटी. सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम. ये एकदम सही स्टेटमेंट है. द ट्रैकिया, देखिए एनसीईआरटी स्टेटमेंट के लिए एनसीईआरटी रीडिंग करना बहुत जरूरी है, तभी आपका क्वेश्चन बनेगा.
The trachea, primary, secondary, tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by complete cartilaginous rings. During swallowing, the glottis can be covered by a thin, elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of food into the larynx. सीधी सी बात है, ठीक है. कंप्लीट बोल दिया. अभी अभी मैं एक्सप्लेन किया था भाई, इनकम्प्लीट होता है, सी सिप्ड होता है, हाइलेंड कार्टिलेज होता है, और क्या बोलूँ. क्वेश्चन नंबर 34. ड्यूरिंग इंस्पायरेशन डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स, डायफ्राम एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन. इंस्पायरेशन पे टाइम क्या होता है, जो डायफ्राम होता है और एक्सटर्नल, देखिए इंटरनल का बात नहीं आएगा यहाँ पे कभी भी, ठीक है. हाँ, एक्सटर्नल का बात आएगा. डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट, सोचने वाली बात है कि नहीं. कॉन्ट्रैक्ट करोगे तब तो वो जो वॉल्यूम है वो थोड़ा बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, चीज़ें अंदर आएंगी. ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द डायफ्राम रिलैक्स एक्सपेंड्स कॉन्ट्रैक्ट्स शोज नो चेंज. बताइए, कॉन्ट्रैक्ट्स का ऑप्शन देखा था हमने, नो चेंज में तो कोई आएगा ही नहीं. एक्सपेंड तो अभी नहीं करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है. इंस्पायरेशन के साथ पानी पी लूँ क्या मैं थोड़ा. Thirty-six number question. Expiration involves relaxation of diaphragm and intercostal muscles. Relaxation of diaphragm and intercostal muscles. Contraction. आंसर नंबर ए हो जाता है. चीज को हमने देखा हुआ है पूरी की पूरी. हमारे जो सीरीज है जो दो ही पार्ट में है, ज़्यादा पार्ट में नहीं है. बहुत इजी है दोनों के दोनों पार्ट, आराम से जाके आप कवर कर सकते हैं, ठीक है. Which two of the following changes A to D usually tend to occur in plain dweller when they move higher altitude 3500 meter or more? Increase in red blood cell size, increase in red blood cell size, increase in the red blood cell production, increase in breathing rate and increase in thrombocyte count. देखिए क्या हो रहा है कि मान लीजिए एक पहाड़ है ऐसे, और एक प्लेन में रहने वाला जो आदमी है, जब वो इसके ऊपर जाएगा, ये जो हाइट है ये 35 से ज़्यादा है, ठीक है. तो जब ये इसके ऊपर चढ़ जाता है तब क्या होता है, क्या उसके जो रेड ब्लड सेल से जो आरबीसी है उसका साइज बढ़ जाएगा, या फिर उसके जो आरबीसी है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, या फिर उसका जो ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ जाएगा, या फिर उसका जो थ्रोम्बोसाइट काउंट है वो बढ़ जाएगा. अब देखिए ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी ये एनसीईआरटी में है, मतलब इसको करना चाहिए आपको. यस, करना चाहिए, इसको आपको करना चाहिए, और ये आपसे सही भी होना चाहिए. आंसर बताइए. देखिए सीधी सी बात है, इसका जो रेड ब्लड सेल का जो साइज है वो क्यों बढ़ेगा. सीधी सी बात है, वो ऐसे नहीं बढ़ता, ठीक है. वो अगर वो बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा. इंक्रीज इन ब्रीथिंग रेट ये तो होगा ही, इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल्स ये भी होगा, इन थ्रोम्बोसाइट काउंट ये नहीं होगा. ये क्यों होगा. आंसर नंबर डी, बोथ 2 and 3. देखिए क्या हो रहा है कि जब वो पेड़ इसके ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है. जो प्रेशर है ऑक्सीजन का PO2 वो डिक्रीज हो जा रहा है. वो डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, उतना अमाउंट में जो एयर है वो सफिशिएंट अमाउंट में हमारे लंग के पास नहीं जा पा रहा, लंग के अंदर नहीं जा पा रहा है, एल्वुलाई के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं जा रहा, तो बॉडी को ऑक्सीजन कम मिल रहा है. तो बॉडी को ऑक्सीजन कम मिल रहा है तो बॉडी क्या करेगा, बॉडी जो आरबीसी की जो काउंट है वो आरबीसी की काउंट ज़्यादा बढ़ा देगा, ना कि उसका सरफेस एरिया या उसका साइज बढ़ाएगा. आरबीसी का काउंट बढ़ाएगा, आरबीसी काउंट बढ़ाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा आरबीसी मतलब कि ज़्यादा ऑक्सीजन को पकड़ेगा, है ना. तो ज़्यादा आरबीसी में ज़्यादा ऑक्सीजन को पकड़ेगा तो बॉडी उसको ऐसे मेंटेन करेगा ऑक्सीजन के लेवल को, तो हमारा आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा. इंक्रीज इन ब्रीथिंग रेट, ज़्यादा जल्दी ऑक्सीजन प्रॉपर मिल नहीं रहा है, तो जब भी ऑक्सीजन कम मिलेगा तो क्या होगा, बार जल्दी सांस लेंगे, ठीक है ना. तो हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो भी बढ़ जाएगा, BRB बढ़ जाएगा. ना कि थ्रोम्बोसाइट काउंट का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, और आरबीसी का सेल साइज जैसे नहीं बढ़ेगा, ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. आरबीसी काउंट बढ़ेगा, काउंट पे ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है. इन एल्वुलर एयर प्राइमल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज,
एलुलर एयर में बोला है। ये अब फैक्चुअल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, अब मेरे को बहुत मजा आने वाला है क्योंकि अब आप भर भर के गलती करेंगे और मैं सही करूँगा। In alveolar air, partial pressure of oxygen is what? 40 mm of Hg, 46 mm of Hg, 44 mm of Hg, 42 mm of Hg। सिंपल सी बात है यार, इससे इजी ऑप्शंस कभी कभी कहीं भी आप नहीं देखेंगे। जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो हम तीन चीज़ों की बात करते हैं, 0.3 की, 40 की, 45 की। इसके बाद ना कुछ आगे है ना कुछ पीछे है। 44 कभी नहीं, 42 कभी नहीं, 46 कभी नहीं, 40 टिक कर देंगे, ठीक है, वैसे 40 होता है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन प्रॉपरली। अरेंज करना है, पढ़िए फटाफट। पहले इसको देख लीजिए, 1 2 1 3 5 4 3 4। क्या 1 पहले आएगा? ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वेओलर एयर एंड इज रिलीज्ड आउट। जब भी हम रेस्पिरेशन करेंगे क्या हमारा पहला स्टेप होगा? यस होगा। दोनों ऑप्शन खच, दोनों ऑप्शन खचा खच, अरे 3 हाँ, तो फर्स्ट वाला होगा 2 3 बस। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस एल्वेओलर वॉल्यूम, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। सीधी सी बात है, आंसर नंबर 2 हमारा ठीक फटाक से ठीक हो जाएगा। तो यही हमारा पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है। दूसरा, फिर तीसरा, चौथा में क्या है? डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड टिश्यू। पांचवा, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। एकदम ये है पूरा का पूरा स्टेप, लाइन टू लाइन वाइज है, पूरा लाइन टू लाइन वाइज है ना, लाइन टू लाइन में लिखा हुआ है। आगे चला जाए, क्वेश्चन नंबर 40, एक्सपायरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ व्हाट? एक्सपायरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपायरेटरी मसल्स, यहाँ पे कुछ पढ़े थे क्या? इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल पूरा क्या? एक्सपायरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ नॉर्मल एक्सपायरेशन, मस्कुलर एक्सपेंशन ऑफ लंग्स, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। एक्सपायरेटरी मसल्स के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा थे, लेकिन शायद एब्डोमिनल मसल्स के बारे में पढ़े थे हम, है ना, एब्डोमिनल मसल्स के बारे में, एब्डोमिनल मसल्स के बारे में पढ़ाई किया था हमने। तो पूछ रहा है, अगर शायद ये वही है, वैसे इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, पर क्योंकि इसमें बोल रहा है तो सीधी सी बात है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन के टाइम हमारे एब्डोमिनल मसल्स हम यूज़ करते हैं जब हम फोर्सफुल ब्रीथिंग करते हैं। तो ये जो एक्सपायरेटरी मसल्स बोल रहा है वो एब्डोमिनल मसल्स ही बोल रहा है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक्सपायरेटरी मसल जब भी बोल रहा है तो हमारा एब्डोमिनल मसल्स बोल रहा है, और ये एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी में ये दिया है, एनसीईआरटी में इसको एब्डोमिनल मसल्स बोला है, ठीक है। तो एक्सपायरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कम होगा जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे, ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इंस्पायरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, इंस्पायरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, एक्सपायरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, बोथ एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन आर पैसिव प्रोसेस। यही हमारा आंसर है, एनसीईआरटी की लाइन है ये वाली, ध्यान दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। इंस्पायरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, इंस्पायरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, इंस्पायरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, बोथ एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन आर पैसिव प्रोसेस। एक मिनट, ना 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 ना, इसका जो हमारा आंसर होगा वो जहाँ तक ए होगा, क्योंकि देखिए जब भी हम इंस्पायर करते हैं, हाँ ये इसका आंसर जो है हमारा ए होगा। एनसीईआरटी जो बात करता है, जिसपे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, वो ब्रीथिंग की बात करता है, ठीक है, वो ब्रीथिंग की बात करता है। हमको ब्रीथिंग नहीं, हम यहाँ पे इंस्पायरेशन का बात कर रहा है, ठीक है। वैसे ब्रीथिंग, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन भी तो ब्रीथिंग का ही पार्ट है, पर वो क्या बोलता है कि ना ही कोई एनर्जी लेते हैं ना ही कोई एनर्जी हम देते हैं। पर यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो बोल रहा है कि इंस्पायरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। हाँ भाई, इंस्पायरेशन हमारा एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम इंस्पायर करते हैं तो हमारा जो डायफ्राम है और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है जो कि रिब्स में है, ठीक है, उनको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या फ्री में थोड़ी ना होंगे, कॉन्ट्रैक्ट के लिए एनर्जी चाहिए रहेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करने के जो एनर्जी चाहिए वो उसमें एनर्जी यूज़ किया हमने, इसीलिए वो एक्टिव प्रोसेस हो गया। जबकि एक्सपायरेशन के टाइम पे हम कुछ भी चीज़ को एनर्जी यूज़ नहीं करना पड़ता, जस्ट रिलैक्स इट, ठीक है, तो वो पैसिव प्रोसेस हो गया। तो जो इंस्पायरेशन है वो हमारा एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। वैसे ही एनसीईआरटी में नहीं था। गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड एल्वेओलर एयर अक्रॉस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन अकर्स बाय, गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड एल्वेओलर एयर अक्रॉस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन अकर्स बाय व्हाट? ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, फैगोसाइटोसिस। एकदम इजी क्वेश्चन है, इस चीज़ को हमने बहुत बार सही भी किया हुआ है, बहुत बार पढ़ा भी हुआ है। डिफ्यूजन,
ये सब चीज़ का बात कहीं पे नहीं था। ऑस्मोसिस ऑक्सीजन का है भाई, वो ऑक्सीजन का भी ऑस्मोसिस होगा क्या? एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे नहीं है, फेगोसाइटोसिस का कोई सीन नहीं है यहाँ पे। हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन बी है, ठीक है। ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स हाउ मेनी टाइम्स या मिनट? एनसीईआरटी की एकदम लाइन नहीं है, ठीक है। हम ब्रीथ करते हैं 12 से 16 बार। वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन बाय द हेल्प ऑफ एडिक्शनल मसल्स इन, देखिए इसका आंसर मैं भी बताया था, ठीक है, एब्डोमेन। मैच द फॉलोइंग, एकदम एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रेसिडुअल, इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी, सब बता दिया। ऑप्शन पहले देखिए, इसमें हमारा जो टिक है वो है पहले ऑप्शन, देखिए, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट का ई सब में कॉमन है, मतलब कि फर्स्ट का ई सही है। 2 का जी सी दोनों में कॉमन है। 3 का बी और जी में डिफरेंस है। देखिए या तो ऑप्शन हमारा ए है या तो सी है। 3 का होगी ए 1 और 2 दोनों में कॉमन है। बी सॉरी कौन सा, थर्ड नंबर पॉइंट जो है यहाँ पे थर्ड का बी है और यहाँ पे थर्ड का जी है। थर्ड को मैच कीजिए, आंसर हाथ में। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का आंसर है बी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन, भैया वो एक्सपायरेशन का बात कर रहा है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन, इसको बी ऑप्शन है। इसका ऑप्शन डी देखिए, जी और ऑप्शन देखिए, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, सीधी सी बात है। आंसर हमारा जी सही हो जाता है, मतलब कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाता है। कुछ चीज़ को और मैच कर लीजिए, 4 नंबर को मैच कर लीजिए। रेसिडुअल वॉल्यूम बी, एडिशनल वॉल्यूम 4 नंबर का बी टिक किया हुआ है। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर रेसिडुअल वॉल्यूम बी, एक्सपायर आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, अरे ये तो नहीं है। 5वें नंबर का डी, एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, डी टोटल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, हाँ ये तो सही है। अच्छा ठीक है, इसको प्रॉपर मैच करता है, ठीक है, प्रॉपर मैच करते हैं इसको, क्योंकि मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, पेन बदल लेते हैं। टाइडल वॉल्यूम जो है हमारा क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम पहले का ई, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, ए सही है। ए का ई सही है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दूसरा क्या था, सी वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ये जो है रेसिडुअल वॉल्यूम है। 4 का सी होना चाहिए, 4 का सी बी और डी में है। वाओ, 4 का सी। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड, वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तीसरा का जी है, एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड और एक्सपायर्ड टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। 2 का बी है, तो 1 का ई, 2 का बी, 3 का जी, 4 का सी, बाप रे डी सही आंसर है। 5 का डी, इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी एकदम सही है, इसका ऑप्शन डी है। और 6वां वाइटल कैपेसिटी, 6वां का क्या ए बोल रहा है, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी एकदम सही है, इसका आंसर ए है। तो हमारा ऑप्शन जो है डी इसमें एकदम सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है इसमें हमारा, ठीक है। इस चीज को मैट्रिक लीजिए, ठीक है। ये चीज हमने उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया था अपने पीडीएफ के वॉइस में, ठीक है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। 3 तरीके से बताया था, एक मेरा, एक एनसीईआरटी के नोट्स के पढ़ के आप उसको देख सकते हैं, एक मेरे हैंड रिटन नोट से, है ना, और एक मैंने एक चार्ट शो किया था, वहाँ से भी देख सकते हैं। मैथ द फॉलोइंग फिर से ऑप्शन देखना है, ए का सी, ए का सी, ए का सी, ए का ई। हाँ तो इसमें हम फेल हुए थे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए उसमें क्या था, 2 का सी में देखा, मैं बोला कि ए या सी ही होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में कॉमन था, पर यहाँ पे हो गया खेला। अभी देखिए 2 का डी, 2 का ए, 2 का ए 3 पार्ट है, तो 2 का ए ही होगा। 3 का पॉइंट देखिए, 3 का बी, 3 का डी, 3 का बी, 3 का बी ही होगा। 4 का देखिए, 4 का ए, 4 का ई, 4 का ई, 4 का ई, 4 का ई, ये भगवान 5 ही खेल है। 5 को देखिए आंसर मारिए। वाइटल कैपेसिटी क्या है, वाइटल कैपेसिटी डी,
3500 से 4600 ml ऑफ एयर वाटर कैपेसिटी। अच्छा देखिए, कैपेसिटी को मैं अच्छा इसीलिए एक्सप्लेन किया था, वाटर कैपेसिटी। हाँ एकदम सही है, डी, इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन है। 4 का ई, 3 का बी, 2 का ए, 1 को देखिए 1। टोटल वॉल्यूम क्या, 500 ए का सी ऑप्शन आंसर हमारा सही हो गया। ए का सी, 2 का ए एक्सपायरेटेड रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 होता है, एकदम सही है। 3 का बी एक्सपायरेटेड रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 होता है, एकदम सही। रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200, एकदम सही। वाटर कैपेसिटी बस 3500 से 4600 यार, एकदम सही आंसर है। टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू व्हाट, टाइडल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, वाटर कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी, टीवी, आईआरबी। देखिए टोटल लंग कैपेसिटी जो है, टोटल लंग कैपेसिटी मतलब कि समझ रहे हैं ना, टोटल। पहली बात, कितनी तरह की कैपेसिटी होती है इस बात को ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या इसके बाद भी सब क्वेश्चन है? हाँ, तो इस चीज़ को मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ को इसके बाद में एक्सप्लेन करूँगा। आखिरी में मैं सबको एक्सप्लेन करूँगा एक बार, ताकि आपको ईजी हो। इसका आंसर हमारा वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी हो जाएगा, रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है ना, इसमें किस चीज़ कमी है, इसमें आरवी का कमी है। ठीक है, आरवी का कमी है यहाँ पे। वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या, अच्छा वाइटल कैपेसिटी, अब वाइटल कैपेसिटी आया है तो अब सेम ऑप्शन है, अब हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं ऐड होता है वाइटल कैपेसिटी में। ईसी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू व्हाट, कितना एक्सपायर कर सकता है आफ्टर अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन, है कि नहीं? ये जो क्वेश्चन है हमारा, वो कितना एक्सपायर कर सकता है ये बताइए मेरे को आप। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है उसका, नहीं, एक नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद तो नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद वो कितना एक्सपायर कर सकता है, ये है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। नॉर्मल ब्रीथिंग करने के बाद कितना एक्सपायर कर सकता है, तो जो नॉर्मल जो है वो उसको तो एक्सपायर करेगा ही करेगा, है ना। उसके बाद और कितना एक्सपायर करेगा, जितना वो एक्सपायरेशन कर सकता था, तो वो ERV प्लस टी हो जाएगा। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल वॉल्यूम है जिसको वो एक्सपायर कर सकता था, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कर सकता है उसको वो बोल रहा है ERV। Inspiratory capacity is equal to same in this case of inspiration after a normal expiration, कितना क्वांटिटी ऑफ एयर वो जो है इंस्पायर कर सकता है एक नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद। तो टाइडल वॉल्यूम को ले सकता है, उसके बाद वो फोर्सफुल इंस्पायर करेगा। नॉर्मल तो लेगा, उसके बाद वो फोर्सफुली इंस्पायर करेगा, जिसको मैं बोलूँगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो वो टाइडल वॉल्यूम को तो पहली बात लेगा, उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी वो खींचेगा। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 51 क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम इंक्रीजिंग करना है। ठीक है, टाइडल रेसिडुअल सबसे छोटा क्या होता है, टाइडल होता है, ये बात सबको पता है, ये सब में कॉमन है। उसके बाद छोटा कौन होता है, रेसिडुअल, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है सबसे छोटा है इन तीनों में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दूसरे नंबर पर होना चाहिए। तो ए के बाद ये देखिए, सीधी सी बात है, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, टाइडल वॉल्यूम 500 होता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, 1000 से 1100। रेसिडुअल वॉल्यूम में कितना होता है, 1100 से, देखिए सिर्फ 100 का ही डिफरेंस है इसमें, रेसिडुअल वॉल्यूम में और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है, जो कि होता है 2500 से 3000। आंसर मारते हैं, द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर अ मैक्सिमम एक्सपायरेटरी एफर्ट। आपने कस के सांस लिया, उसके बाद आप कितना एक्सपायर करेंगे, उसको मैं क्या बोलूँगा, उसको मैं बोलूँगा टाइडल वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, रेसिडुअल वॉल्यूम, उसको मैं बोलूँगा वाइटल कैपेसिटी। उसको मैं बोलता हूँ वाइटल कैपेसिटी, क्योंकि ये आपकी कैपेसिटी वाइटल कैपेसिटी बताता है ना। देखिए, आपने जितना कुछ ले सकता था, जितना ऑक्सीजन ले सकता था उसको लिया, अब आपने एक्सपायर किया, तो आपने क्या क्या एक्सपायर किया। पहली बात, आपने एक्सपायर किया टीवी, टाइडल वॉल्यूम, है ना। जो टाइडल वॉल्यूम, जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है, आपने उसको एक्सपायर किया। टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर करने के बाद आपने जो इंस्पायर किया था बहुत ज़्यादा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसको भी एक्सपायर किया। इसको एक्सपायर, दोनों को एक्सपायर कर लिया। अब दोनों को एक्सपायर करने के बाद आप जो फोर्सफुली जो एक्सपायरेशन करते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको भी एक्सपायर कर दिया। ठीक है, अब इतना ही एक्सपायर कर सकते थे, इससे ज़्यादा आप एक्सपायर नहीं कर सकते थे। यही आपकी कैपेसिटी थी, इसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, समझ गए। The vital capacity of an adult human lungs is equal to the maximum volume of air a person can breathe out after a forced inspiration। हाँ, इसका आंसर नंबर डी है, क्योंकि सब वही है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स एक्सपायरेशन। क्या ये दोनों चीज़ें एक ही है? हाँ, दोनों चीज़ें एक ही है।
और ई आर वी टी वी प्लस आई आर वी दोनों वही चीज़ें बोल रहा है, ठीक है। आप कुछ भी कर लीजिए, दोनों का जो जो इक्वेशन जो बनेगा वो इक्वेशन यही बनेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 43 में। 44 देखते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड अस। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड अस। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की बात कर रहा है। तो टी वी प्लस ई आर वी प्लस आर वी, ई आर वी प्लस टी वी प्लस आई आर वी और आर वी प्लस आई आर वी। तो क्या बोल रहा है कि फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कितना जो रंग जो एयर है वो आपके लंग में रहता है। तो पहली बात आर वी रहता है और दूसरा रहता है ई आर वी, क्योंकि ई आर वी को आप जबरदस्ती बाहर नहीं निकालते हैं। ई आर वी को सिर्फ आप तभी बाहर निकालते हैं जब आपको फोर्स एक्सपायरेशन करना होता है, वरना आप उस चीज़ को बाहर नहीं निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ डैश विच हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस। बताइए, जो देखिए वॉल्यूम, मैं कल ये बात को एक्सप्लेन किया था आपको कि जो भी वॉल्यूम की बात करेगा, वॉल्यूम को मेजर करने की बात वो कर रहा है, तो क्या को कर, तो किस चीज़ को कर रहा है, स्पायरोमीटर को कर रहा है, ठीक है। ये बात को हमने पढ़ा हुआ था। स्पायरोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर आईसी, आरवी, ईआरवी और आईआरवी। सिंपल सी बात है, जिस एयर को आप निकाल नहीं पाएंगे, आप उस एयर को मेजर कैसे कर पाएंगे। तो आरवी क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम। ये क्या होता है, कितना होता है, 1100 से 1200। ये कौन सा एयर है, ये वो एयर है जो लंग से कभी बाहर नहीं निकलता। अगर ये एयर लंग से बाहर निकल जाएगा तो लंग कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो इस एयर को हम कभी मेजर नहीं कर पाते स्पायरोमीटर के मदद से। भाई इंस्पायरेटरी एयर इन लंग्स अल्टीमेटली रीचेस ट्रकिया, ब्रोंकाई, एल्वेलाई, ब्रोंकस। कहाँ, सीधी सी बात है, इंस्पायरेटरी एयर जो भी लिया गया है वो एल्वेलाई रीच करेगा अल्टीमेटली, विच इज़ नॉट ट्रू। मेरे आँख में थोड़ा दर्द हो रहा है, ठीक है। विच इज़ नॉट ट्रू, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज 95, कभी नहीं। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एल्वेोलर एयर इज 40 mm of Hg. Partial pressure of oxygen alveolar air is 104 mm of Hg, which is not true. Partial pressure of oxygen in oxygenated blood is 95 mm of Hg. Partial pressure of डी ऑक्सीजन 40 mm of Hg. Not true बोला है, और आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। Which of the following factor affect the rate of diffusion of gases? Rate of diffusion of gases को कौन अफेक्ट करता है? Solubility of gases, thickness of diffusion membrane, partial pressure और concentration gradient of diffusion gases। क्या ये चीज़ें हमने देखी थी? हाँ, सब के सब अफेक्ट करता है। Solubility अफेक्ट करता है, बाकी सब चीज़ भी करता है। Lung alveoli of mammal have a thin wall composed of what? लंग एल्वेलाई का बात कर रहा है, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, हर बार आता है। सिंपल क्यूबॉइडल ठक 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 ठक, सिंपल स्ट्रेटिफाइड सिंपल। द मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन रैबिट इज, रैबिट का आपको नहीं पढ़ना, कोई मतलब नहीं, ठीक है, काट दो इसको, ठीक है। द रेस्पिरेटरी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेजरली मेड ऑफ व्हाट? 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर। एकदम इजी क्वेश्चन है, आपको इसको सही करना चाहिए। ये चीज़ बहुत बार हमने पढ़ा हुआ है, अच्छे से पढ़ा हुआ है। 3 मेम्ब्रेन लेयर कौन कौन से थे, इसको भी मैं लिख के पढ़ाया था, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज व्हाट? कितना टाइम हायर देन ऑक्सीजन? 10, 15, 20, 25, 30, 20, 210। ओ बाप रे बाप, ठीक है ना। एनसीईआरटी की लाइन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ partial pressure of oxygen in deoxygenated blood minus partial pressure of carbon dioxide in deoxygenated blood? अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन, स्टार मार्क। क्या आपको ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का याद है? ऑक्सीजन का याद है? क्या आपको ये याद है? ये तो क्या ये कितना था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर था 40, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है
तो वो था 45। आंसर क्या होगा? -5 आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन अकर्स फ्रॉम एल्वेलाई टू टिश्यू। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन अकर्स फ्रॉम एल्वेलाई टू टिश्यू। डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स फ्रॉम, इनकरेक्ट बोला है, अकर्स फ्रॉम टिश्यूज टू एल्वेलाई। कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स फ्रॉम टिश्यू टू एल्वेलाई। Amount of carbon dioxide diffused through membrane is higher than that of oxygen. Amount of carbon dioxide diffused through membrane is higher than that of oxygen. Partial pressure of oxygen is higher in pulmonary artery than that of pulmonary vein. अब इसका आंसर है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए इसका आंसर है हमारा, बताओ आंसर नंबर डी। जो भी उस फोटो को अच्छे से देखा होगा, जो भी उस एनसीईआरटी के उस इमेज जो कि शायद आगे आने वाला होगा, उसको अच्छे से देखा होगा, हाँ आगे आएगा देखना, उसको अच्छे से देखा होगा, वो ही इस क्वेश्चन को अलग अच्छे से बता सकता है, जो कि ऐसे है। ठीक है, यहाँ पे हार्ट है हमारा ऐसे, और फिर यहाँ पे टिश्यूज है ऐसे, और जो इस चीज़ को अच्छे से जानता है ना, वही इस क्वेश्चन को बना पाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो यही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हायर। अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वरना वहाँ पे आप बता देंगे, मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, वो इमेज वाले पार्ट में, इमेज वाले पार्ट में एक्सप्लेनेशन है इसका। ठीक है, यहाँ पे नहीं। द टोटल थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज व्हाट? द टोटल थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज व्हाट? लेस देन FM, लेस देन माइक्रोमीटर, लेस देन नैनोमीटर, लेस देन मिलीमीटर। मिलीमीटर की बात की थी हमने, यूनिट को ध्यान रखना है। मच लेस देन MM, माइक्रोमीटर, ये मच लेस देन नहीं, लेस देन माइक्रोमीटर। ठीक है, लेस देन माइक्रोमीटर का बात किया था, मच लेस देन माइक्रोमीटर की वो बात नहीं किया था। ठीक है, मिलीमीटर नहीं, वो मिलीमीटर की बात किया था, सॉरी, मिलीमीटर या माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, मच देन अ मिलीमीटर। जहाँ तक मेरे हिसाब से आंसर नंबर सी होगा, क्योंकि वो मिलीमीटर की बात किया था, ना कि माइक्रोमीटर की। ठीक है ना, तो इस बात तो ध्यान रखना है, मिलीमीटर की बात किया था वो। MM मतलब, वैसे MM को भी, इसको भी माइक्रोमीटर बोलते हैं ना, इसको भी मिलीमीटर है जहाँ तक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ व्हाट? थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरी, बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन द टू लेयर्स, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ व्हाट? थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या ये तीनों से मिलके हमारे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनते हैं? हाँ, एकदम सही है। पार्शियल प्रेशर इन mmHg, partial pressure in mmHg of oxygen in atmospheric air, alveoli, deoxygenated blood and tissues are। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बताना है। एटमॉस्फेरिक एयर में कितना होता है, ये बात सबको पता है, 159। ये कट गया। एटमॉस्फेरिक एयर में 159, एल्वेलाई में 104 एकदम सही। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 कभी नहीं होता, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 होता है, और टिश्यूज में 40 होता है। इसका मतलब क्या, हमको एक बात पता चल रहा है कि PO2 कभी भी 45 नहीं होगा। तो जहाँ भी 45 दिखे उसको तो गलत है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। पार्शियल प्रेशर इन mm ऑफ Hg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर में कितना होता है? 159 तो ऑक्सीजन का था, 104 तो एल्वेलर एयर में ऑक्सीजन का था, 0.3। The total percentage of oxygen transported by hemoglobin or RBC is what? The total percentage of oxygen transported by hemoglobin or RBC कितना परसेंट ट्रांसफर करता है? वो 97% ट्रांसफर करता है। ठीक है। Besides RBC, plasma also carries oxygen in dissolved state। हाँ, कितना परसेंट अब वो कहाँ करता है? 97% यहाँ से कर दिया, हीमोग्लोबिन RBC के थ्रू कर दिया, तो डिसॉल्व स्टेट में कितना करेगा? 3% ही कर पाएगा ना, बाकी तो कितना कर पाएगा? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC डिसॉल्व स्टेट, एस बाइकार्बोनेट, डी ऑल ऑफ द अबव, तीनों की तरह ट्रांसपोर्ट होता है वो। अब कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट होता है, आगे क्वेश्चन है। ब्लड इंटरिंग इन लंग इज रिच इन, जो ब्लड जो लंग में जा रहा है वो कितना, वो रिच इन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, मोर RBC। सीधी बात है, बी है ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिच है वो, तभी तो हम उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल रहे हैं। द मेजोरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज कार्बोनेट्स
कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बाइकार्बोनेट डिसॉल्व्ड स्टेट इन ब्लड। बाइकार्बोनेट्स के बारे में हमने बात किया था। परसेंटेज के बारे परसेंटेज के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत बात किया था कि कितना परसेंट कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, शायद आगे क्वेश्चन होगा। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड मेनली बाय इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट था, याद आया कुछ? ब्लड ट्रांसपोर्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स इन 3 फॉर्म्स। blood transport of carbon dioxide occurs in 3 forms. The correct percentage of carbon dioxide in these forms are, इसीलिए मैं नहीं बता रहा था। कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन 7%, 70%, 20 से 25%, ठीक है, 70%, 7%, तीनों कट हो गए क्या? 20 से 25% कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, 70% बाइकार्बोनेट, 7% प्लाज्मा डिसॉल्व्ड स्टेट। आंसर नंबर ए। Each molecule of hemoglobin can carry at the maximum of dash molecules of oxygen। पढ़ा था, 1 क्यों पकड़ेगा, 2 क्यों पकड़ेगा, 3 क्यों पकड़ेगा, हमेशा 4 पकड़ेगा। Under a given oxygen concentration in blood, under a given oxygen concentration in blood, dissociation of oxyhemoglobin will increase if क्या बोला था? Under a given oxygen concentration in blood, dissociation of oxyhemoglobin will increase if what? अच्छा क्वेश्चन है। pH of blood falls, pH ऑफ ब्लड फॉल्स मतलब कि जो H प्लस का कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो गया। pH ऑफ ब्लड राइज मतलब कि H प्लस का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन ब्लड फॉल्स मतलब कि PCO2 जो है उसका जो कंसंट्रेशन है वो फॉल हो गया, मतलब कि ये भी डिक्रीज हो गया। और फ्री फैटी एसिड कंसंट्रेशन इन ब्लड फॉल्स, इसका फैटी एसिड कहाँ से आ गया भैया? ठीक है, तो जो डिसोसिएशन है वो कब डिसोसिएशन होगा? सीधी सी बात है, जब एसिडिटी बढ़ेगा कि कम होगा? ये देखो, ये तो कम होगा, ये तो कम होगा, ये तो फेवरेबल नहीं है। जब ये जो पीएच है, जब पीएच जो, या फिर जो हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है जब वो ज़्यादा होता है, या फिर जब पीएच गलत हो, जब पीएच कम होता है, दोनों एक ही मैटर है ना। अगर H प्लस क्या है, एसिड है, प्रोटॉन है, अगर ये बढ़ने लगेगा तो क्या होगा? एसिडिटी बढ़ने लगेगा और उससे पीएच कम हो जाएगा। तो या तो पीएच कम हो या तो H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़े, तभी डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। ठीक है, आगे चला जाए। द ब्लड कमिंग आउट ऑफ लंग्स इज रिचर देन दैट वन एंटरिंग इनटू लंग्स इन। द ब्लड कमिंग आउट ऑफ लंग्स इज रिचर देन द वन एंटरिंग इनटू लंग्स इन ऑक्सीजन, है ना। जो ब्लड जो है, जो लंग से जा रहा है, वो ऑक्सीजन ज़्यादा कैरी कर रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। When pressure of carbon dioxide rises, है ना, the oxygen dissociation curve of hemoglobin at 37 डिग्री will क्या होगा? 37 डिग्री मतलब सेल्सियस, मतलब कि नॉर्मल सेल्सियस। तो क्या होगा? ऑक्सीजन का जो PCO2 है वो क्या कर रहा है? वो राइज कर रहा है। वो राइज कर रहा है तो क्या होगा? जो कर्व है वो किधर शिफ्ट करेगा? राइट की तरफ शिफ्ट करेगा या फिर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा? एक सोचने वाली बात है। देखिए, जब भी हम कर्व को देखें, आगे क्वेश्चन है क्या? नहीं है। जब भी हम यहाँ पे देखें तो कर्व कैसे बना था? कर्व ऐसे बना था, ठीक है ना, ऐसे टाइप में कुछ बना था। कर्व थोड़ा, इसको थोड़ा और लंबा कर देते हैं, ऐसे टाइप में। तो वो रहा कि वो ऐसे शिफ्ट होगा कि ऐसे शिफ्ट होगा। अब इस चीज़ को ध्यान देने के लिए आप बस ये देख लीजिए कि एक्स एक्सिस में क्या था। एक्स एक्सिस में था परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या था? हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का सैचुरेशन, ठीक है ना। तो जो PCO2 बढ़ रहा है मतलब कि PO2 क्या होगा? PO2 कम होगा, सीधी सी बात है ना। तो ये किधर जाएगा? एक सोचने वाली बात है। आप इस चीज़ को सोचिए और मेरे को आंसर बता दीजिए। हाँ, शिफ्ट टूवर्ड लेफ्ट, शिफ्ट टूवर्ड राइट, सीधी सी बात है, शिफ्ट टूवर्ड राइट होगा। शिफ्ट टूवर्ड राइट क्यों होगा? क्योंकि इसको ध्यान से देखिए, ये जो कर्व है, इसमें जो ये ऐसे बना हुआ है ना, इधर PO2 आ रहा है, इधर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जो बाइंडिंग है उसका सैचुरेशन आ रहा है। तो जब ये यहाँ पे आ रहा है, जब ये अगर ये शिफ्ट टूवर्ड राइट हो जा रहा है, शिफ्ट टूवर्ड राइट हो जा रहा है, तो शिफ्ट टूवर्ड राइट कब होगा? ये शिफ्ट टूवर्ड राइट जब मतलब हो रहा है, यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये जो प्रेशर ऑफ जो ऑक्सीजन है, अब ये इसको ज़्यादा लग रहा है ना। पहले ये कम प्रेशर में जो है यहाँ पे सैचुरेशन आ जा रहा था, पर यहाँ पे अभी कम प्रेशर में सैचुरेशन नहीं आ रहा है, अभी ज़्यादा प्रेशर ले रहा है। क्यों ज़्यादा प्रेशर ले रहा है? क्योंकि प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए जो ऑक्सीजन है उसको भी बढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है।
सेचुरेशन जो है अब जल्दी नहीं आएगा और उस लेवल पे सेचुरेशन नहीं आएगा, सेचुरेशन भी कम हो जाएगा, है ना। सेचुरेशन कम हो जाएगा, दोनों चीज़ें देख सकते हैं। नीचे आएगा मतलब क्या होगा, उस लेवल पर सेचुरेशन नहीं आ रहा है और ऑक्सीजन जो है वो भी ज़्यादा बढ़ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, डिसोसिएशन कर्व इज कनेक्टेड विथ मायोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सी हीमोग्लोबिन या फिर ऑक्सीजन। बताइए इसका आंसर जो है अच्छा है। इसका जो डिसोसिएशन कर्व है वो कनेक्टेड किसके साथ है, सीधी बात है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम वाई एक्सेस की बात करें तो हम हमेशा ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, है कि नहीं, क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ही डिसोसिएशन पड़ रहे हैं, है ना। तो ऑक्सीजन जो कि हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो उसी का डिसोसिएशन कर्व है, तो सीधी सी बात है किसके साथ लिंक कर रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ लिंक कर रहा है कि नहीं। A large proportion of oxygen is left unused in the human blood even after uptake of the body tissue. This oxygen what? A large proportion of oxygen is left unused in the human blood even after uptake by the body tissues. This oxygen is enough to keep oxyhemoglobin saturation at 96%, help in releasing more oxygen to epithelial tissues, act as reserve during muscular exercise और rise PCO2 of blood टू 75 ऑफ Hg और राइस क्यों करेगा, पहले सोचने वाली ये बात है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो हमारा जो मैक्सिमम जो ऑक्सीजन जो बच गया है वो कहाँ से आया, जब हम मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं, जब हम डंबल मार रहे हैं, ठीक है। तो उस तो जो मैक्सिमम जो ऑक्सीजन जो बच रहा है वो हम कहाँ से आ रहा है, जो हम एक्स्ट्रा जो यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, वही जो रिजर्व पार्ट में जो बचा हुआ है हम उसी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज व्हाट, पैराबोला, सिग्मोइड, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, सबके सब इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं क्योंकि इसके कवर से ही ये चीज मेंटेन है, सिग्मोइड एक्सेप्ट। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन कैन अफेक्टेड बाय व्हाट, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, H+ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, PCO2 क्या सबके साथ, यस। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मली कैरिड बाय 100 ml ऑफ प्योर ब्लड, PYQ भी है, ये PYQ है ज़्यादा 21 का 5 ml। हाउ मच ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू टिश्यू बाय 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। हाउ मच ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू टिश्यू बाय 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मली कैरिड बाय, हाँ ठीक है, कितना ml करता है। क्या ये क्वेश्चन रिपीट है, बस प्योर ब्लड की जगह वो क्या कर दिया है, प्योर ब्लड की जगह वो क्या कर दिया है, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर दिया है, वो 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर दिया है, ठीक है। पसीना से पूरा भीग गया था, गर्मी का महीना है, पंखा बंद है, एसी है नहीं, ठीक है। तो आंसर है 5 ml, दोनों सेम क्वेश्चन है। How much carbon dioxide is delivered to alveoli by 100 ml of deoxygenated blood under normal physiological condition? How much carbon dioxide is delivered? How much carbon dioxide is delivered to alveoli by 100 ml of deoxygenated blood under normal physiological condition? 5 ml तो वो जो है deoxygenated blood की बात कर रहा है, तो जो 5 ml जो है वो तो ऑक्सीजन देते रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना। अब वो बात कर रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, तो सीधी सी बात है उससे 1 ml कम। क्या ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, हाँ ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, 4 ml वाला। ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, 2 बार एक ही चीजें कर दिया है। इनवर्सिबली प्रोपोर्शनल टू कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कंसंट्रेशन, सी आंसर है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो सॉल्युबिलिटी था कितना से कितना ज़्यादा, 20 से 25% ज़्यादा था। आगे आएगा क्वेश्चन, सॉरी बता दिया अभी, ज़्यादा था इसका सॉल्युबिलिटी। तो अगर इसका जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन क्यों बाइंड हो पाएगा हीमोग्लोबिन से, तो वो इन्वर्सिबली प्रोपोर्शनल होगा ना। जितना कम CO2 उतना ज़्यादा ऑक्सीजन का बाइंडिंग, ठीक है ना। जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उतना कम ऑक्सीजन का बाइंडिंग, समझिए ना। एक अगले की जो सॉल्युबिलिटी है वो 20 से 25 गुना ज़्यादा है ऑक्सीजन से। द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हीमोग्लोबिन इज व्हाट, red color, presence of iron, its ability to combine reversibly with oxygen, presence of basic protein globin. Most characteristic feature of hemoglobin
क्या है, प्रेजेंस ऑफ रेड कलर, प्रेजेंस ऑफ आयरन, प्रेजेंस, जो इसका जो सबसे अच्छा जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इसका जो सबसे अच्छा प्रॉपर्टी सीधी सी बात है आपसे कुछ सी नंबर है। सी नंबर क्यों है, क्योंकि रेड कलर है, आयरन है, पट्टी के ऊपर सब जो सबसे अच्छा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसके कारण हीमोग्लोबिन जाना जाता है वो है रिवर्सिबली बाइंड करना ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, फैक्टर और टिश्यू लेवल फेवर्स द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन से डिसोसिएशन करना है हमको, तो क्या होगा, लो PO2 हाई PO2। हाई PO2 तो बाइंडिंग को फॉर्म करता है, तो ये तो कभी ऑप्शन नहीं होगा। डी लो, सॉरी लो तो होगा ही, तो लो PO2 तो होगा, लो PCO2 कभी नहीं होगा, दोनों लो के होंगे, दोनों को एक हाई होगा, तो ये भी गया। हाई लो, लो हाई हाई, हाई H प्लस एकदम सही। हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर कभी नहीं होगा, हमेशा ऑप्शन नंबर सी। हाई टेम्परेचर क्यों है, क्योंकि वहाँ पे वेरियस रिएक्शन हो रहे हैं टिश्यूज में, ये टिश्यूज की बात कर रहा है ना। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ही होगा, एसिडिटी होगी ही, ऑक्सीजन नहीं होगा वहाँ पे, है ना, क्योंकि वो तो यूटिलाइज हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिसोशिएट्स फ्रॉम कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन व्हेन कार्बन, अब कार्बन डाइऑक्साइड कब डिसोशिएट होगा, तो एल्वेलाई को ध्यान दीजिए। एल्वेलाई में जो कंडीशन है वहाँ पे CO2 डिसोशिएट हो रहा है, तो वहाँ पे क्या कंडीशन है, वहाँ पे है हाई PO2 लो PO2 कभी नहीं होगा, हाई PO2 अब लो PCO2 सीधी सी बात है ना। Dissociation of oxyhemoglobin can be promoted by what? Low PCO2, low body temperature, high PCO2, high blood pH. Dissociation of oxyhemoglobin can be promoted by low PCO2 से तो प्रमोट होता ही है, सॉरी इसी से प्रमोट होता है, हाई PCO2 से प्रमोट नहीं होता वो। डिसोसिएशन ऑफ, एक मिनट सॉरी, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन बात कर रहा है ना, HBO की बात कर रहा है वो, है ना, ये चार्टो है। तो डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन कैन बी प्रमोटेड बाय लो PCO2 कभी नहीं, हाई PCO2 से होगा। लो बॉडी टेम्परेचर कभी नहीं, हाई होना चाहिए। हाई ब्लड पीएच कभी नहीं, लो होना चाहिए, हाई PCO2। ठीक है, तो जब देख लूँ क्या, बता दो क्या एक बार, तो देखिए क्या होता है, HB और O2 का जो वो फेवर कब होगा, जब PO2 हाई होना चाहिए, है ना। ऑक्सीहीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कब होगा, जब प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होना चाहिए, H प्लस का कंसंट्रेशन ये कम होना चाहिए, जब तब वो फॉर्म होगा। और बच क्या गया, टेम्परेचर भी कम होना चाहिए, तभी फॉर्म होगा। The enzyme essential for transport of carbon dioxide as bicarbonate in blood is carbominopeptidase, carboxypeptidase नहीं, carbonic anhydrase, lactase, succinic thymokines। आंसर नंबर सी। What is correct about human respiration? About 90% of carbon dioxide is carried by hemoglobin as carbaminohemoglobin. About 90% of carbon dioxide is carried by hemoglobin as carbaminohemoglobin. 90% है, 90%. Neural signal from pneumotoxic center of pons can increase the duration of respiration. Increase. Workers in grinding and stone breaker industries may suffer from lung fibrosis और cigarette smoking leads to inflammation of bronchi। cigarette smoking नहीं था वहाँ पे और inflammation भी नहीं था वहाँ पे, cigarette smoking था, inflammation नहीं था। आंसर नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि एकदम सही फाइब्रोसिस हो जाता है। Choose the right sequential phenomena during passage of carbon dioxide from blood to tissues. Absorption of carbon dioxide by blood, reaction of carbon dioxide with water forming H2CO3 inside RBCs and then SCO3 and H plus ion. Reaction of carbon dioxide with water forming H2CO3 inside plasma followed by conversion of into H plus and SCO3 minus. Combination of H plus with heme part of hemoglobin to release oxygen. Combination of H plus with heme part of hemoglobin O2, okay, to release oxygen, or combination of SCO3 with heme part of HbO2 to form reduced hemoglobin and release oxygen. Combination of SCO3 with heme part. देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय ब्लड, ये होगा क्या, सबसे पहले क्या होगा, पी, तीनों में सब चीज़ कॉमन है, हाँ भाई पी होगा सबसे पहले। ठीक है, पी के बाद क्या है, आर और क्यू में ध्यान दीजिए। रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर फॉर्मिंग SCO3 inside RBCs and then SCO3. Reaction of carbon dioxide with water forming SCO3 inside plasma followed by conversion into H plus and SCO3. ये वाला जो पार्ट है, ये कभी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि प्लाज्मा है,
वो ये वाला जो पार्ट है वो आरबीसी में होता है, तो क्यू होगा हमेशा, आर कभी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, बच गया बी और सी। तो क्यू क्यू वाला आ गया। अब होगा कि टी होगा कि एस होगा, दे दिए। कॉम्बिनेशन ऑफ H प्लस विथ हेम पार्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड विथ हेम पार्ट ऑफ HBO2 टू रिलीज ऑक्सीजन। क्या क्या टी वाला पार्ट कहाँ है? एस, एस कभी नहीं होगा। 95 नंबर का क्वेश्चन हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। The transport of carbon dioxide by blood is primarily depend on the एक मिनट। इसका जो हमारा क्वेश्चन है इसका फिर से एक बार देखना पड़ेगा, मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है एस और टी में। कॉम्बिनेशन ऑफ H प्लस विथ हेम पार्ट ऑफ HBO2 टू रिलीज ऑक्सीजन, और कॉम्बिनेशन ऑफ SCO3 विथ हेम पार्ट ऑफ HBO3 टू फॉर्म रिड्यूस्ड हेमोग्लोबिन एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। देखिए रिड्यूस्ड हेमोग्लोबिन वाला ऐसा तो मैं कभी कुछ पढ़ा नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे टी आ रहा है। देखिए मेरे को दोनों में कन्फ्यूजन है, क्योंकि दोनों में वो कुछ खास आइडिया नहीं है कि H प्लस हेम पार्ट से HBO2 से पार्ट कर रहा है, अटैच हो रहा है, या फिर SCO3 वाला जो पार्ट है वो अटैच हो रहा है। तो मेरे को जहाँ तक ये लग रहा है कि H प्लस वाला जो पार्ट होगा वो अटैच होगा, ना कि जो कार्बोनेट वाला जो पार्ट है SCO3 वाला पार्ट ये होगा। ठीक है, मेरे को ये वाला पार्ट नहीं लगा। सॉरी, इसका आंसर जो है बी नहीं होगा, क्योंकि मेरे को इसके एस वाले पार्ट पे थोड़ा डाउट लग रहा है। ठीक है, तो हो सकता है इसका पार्ट जो है सी हो जाए, ये भी ना हो, इसका जो पार्ट है वो सी हो जाए। चलो भाई ठीक हो जाए। हैंग, हैंग एक मेजर प्रॉब्लम है हमारे पीसी के साथ। चलो आ गया। ठीक है, इसका आंसर हमारा सी हो सकता है, क्योंकि ये जो बाइकार्बोनेट वाला फॉर्म है ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो ये HBO के साथ बाइंड नहीं होगा। ये H वाला पार्ट छोटा है, तो ये बाइंड हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका पार्ट सी हो सकता है। आंसर है सॉरी उसके लिए बी। ठीक है, बी करने के लिए सॉरी सी आंसर होगा। द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द ब्लड इज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन दी वॉट। कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द ब्लड किसके ऊपर डिपेंड करता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स इन आरबीसीज, एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड एंड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, एबिलिटी ऑफ द ब्लड प्रोटीन। ये बात सबको कॉमन है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्ट है वो प्राइमरली, देखिए प्राइमरली कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, पहले इस चीज़ को देखिए, सीधी सी बात है। ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है ना, 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, एक 20 से 25% वाला, एक 70% वाला, एक 7% वाला। तो जो 20 से 25% है ये क्या है? ये हीमोग्लोबिन, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन, ये बाइकार्बोनेट वाला। प्राइमरली क्या होगा? ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम इन प्रेजेंट इन आरबीसी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखा जाए 97 पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट्स अप रिब्स एंड आरबीसीज ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन ओनली। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल बोल दिया वो एक प्रॉब्लम। आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन ओनली, ये भी एक प्रॉब्लम बोल दिया, ये ओनली प्रॉब्लम बोल दिया। थोरेसिक कैविटी इज एनाटॉमिकल एन एयरटाइट चैम्बर। ओहो वाओ, एकदम सही पॉइंट है। हेल्दी मैन कैन इंस्पायर अप्रोक्सीमेटली 500 ml ऑफ एयर पर लीटर। 500 ml, इतना कम ड्यूरिंग 500 ml, इतना कम नहीं करता भाई। ये 500 ml तो सिर्फ टाइडल वॉल्यूम होता है, सिर्फ टाइडल वॉल्यूम जो एक बार हम ले लेते हैं। तो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एंड इंट्रापिलर प्रेशर इज स्लाइटली बिलो द सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्सपायरेशन के समय क्यों होगा? गलत। ठीक है, जो गलत पॉइंट होते हैं मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ, अंडर गोला कर देता हूँ। ठीक है, ताकि पता चले गलत पॉइंट क्या है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ ब्रेन? व्हाट? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पॉन्स में, सेरेब्रम में, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरेबेलम। इसका हमारा आंसर है मेडुला ऑब्लोंगेटा। न्यूमोटैक्सी सेंटर प्रेजेंट इन व्हाट? पॉन्स, सेरेब्रम, मेडुला, सेरेबेलम पॉन्स में है। Human beings have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demand of body tissue. This is done by what? Endocrine, neural, excretory, all of these neural. ठीक है, एंडोक्राइन एक्सक्रेटरी कहाँ से आ रहा है भाई? यहाँ पे। ठीक है ना, तो हमारा जो न्यूरल वाला जो पार्ट है वो हमारा यहाँ पे आता है।
ठीक है। तो यार हमारे 100 क्वेश्चन यहाँ पे डन हो गए हैं, और आप अगर यहाँ तक अपने आप को पा रहे हैं, आप इस वीडियो को अभी तक पूरा देख रहे हैं, तो अपने आप कॉन्ग्रेचुलेशन बोलिए, आप अपने आप को कॉन्ग्रेट कीजिए कि आज आपने 100 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन अच्छे से सॉल्व किया। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बात है और एक बहुत अच्छा स्टेप है आपके बहुत अच्छे स्कोर के लिए। चलिए आगे चलते हैं, रुकना नहीं है बिल्कुल भी, लगातार तक क्वेश्चन करते जाने हैं। ए ऑप्शन बोल रहा है कि सेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू रिदम सेंटर विच इज हाईली सेंसिटिव टू -2 and -3 आयन। कौन सा फलाना सेंसिटिव एरिया, थर्मोसेंसिटिव एरिया का यहाँ पे क्या लेना देना होगा, एक सोचने वाली बात है। कीमो सेंसिटिव एरिया हमने पढ़ा, कीमो सेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर विच इज हाईली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। आंसर नंबर डी हमारा सही है, क्योंकि ये चीज़ हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं था वहाँ पे, है ना। इस जो सेंस हो रहा है वहाँ पे ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं था, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रोल था। ऑल द फॉलोइंग फैक्टर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम एक्सेप्ट। अब देखिए इसका, इसीलिए मैं आंसर नहीं बताता हूँ। Select the incorrect statement from the following. Neural signals from pneumotaxic center can reduce the duration of inspiration. Incorrect टिक करना है, ये एकदम सही है। The role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm syndrome is quite insignificant, एकदम सही है। लाइन टू लाइन आ रहा है एनसीईआरटी का। RBCs contain a very high concentration of the enzyme carbonic anhydrase and minute quantities of the same is present in plasma 2, एकदम सही लाइन है एनसीईआरटी का। कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन अबाउट 20 to 25%। यार ये भी सही है। इनकरेक्ट क्या है इसमें, फिर से पढ़िए। अच्छा सॉरी, ये है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्वाइट सिग्निफिकेंट लिखा हुआ है ना कि क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, बस यही गलत पॉइंट है। ये जो सिग्निफिकेंट वाला जो पॉइंट है ना, ये गलत है। मैं इसको इनसिग्निफिकेंट पढ़ रहा था, वो इनसिग्निफिकेंट है, नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है। रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद aortic and carotid artery can recognize change in dash and dash concentration and send necessary signal to dash for remedial action। बताओ चेंजेस इन कहाँ पे करता है, किस चीज़ की कंसंट्रेशन को मैनेज करेगा, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को कभी मैनेज नहीं करेगा, तो ये गलत हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड H+, एकदम सही सर, एकदम सही। एपनिस्टिक सेंटर रिदम सेंटर, एपनिस्टिक सेंटर को क्यों भेजेगा भैया, आंसर नंबर बी एनसीईआरटी लाइन। ठीक है, इसको एनएल बोलेंगे, ये एनएल है, एनसीईआरटी लाइन है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज फाउंड इन हाई कंसंट्रेशन इन ब्लड, ल्यूकोसाइट, ब्लड प्लाज्मा, इरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट्स। ठीक है ना, एकदम इजी क्वेश्चन आ रहा है, लाइन टू लाइन बस एनसीईआरटी के आ रहे हैं, ज़्यादा गलत नहीं करना है। ठीक है, एनसीईआरटी रीड करना बहुत जरूरी है, इसीलिए लाइन टू लाइन। द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ नॉर्मल ब्रीथिंग इन मैमल लाइज इन सेरेबेलम, मिडब्रेन, सेरेबेलम, मेडुला ओब्लोंगेटा। Number of RBCs per minute per unit volume of blood is likely to be higher in a person living at high altitude because नंबर भी ज़्यादा है क्योंकि air is less dense, air is clean and polluted, more sunshine is available, vegetation gives out more oxygen, और air is less dense। आंसर नंबर, सन पोल्यूशन का कोई लेना देना नहीं है, सनशाइन का कोई लेना देना नहीं है, वेजिटेशन गिव्स आउट मोर ऑक्सीजन, ऐसा कुछ नहीं है भैया। ठीक है। विजिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन व्हाट, स्थमा, एम्फीसेमा, सिलियोसिस, निमोनिया। विजिंग साउंड, जो विजिंग का जो साउंड है, जब भी हम सांस लेते हैं तो जो आवाज़ें जो आती है, उस आवाज़ों का वो बात कर रहा है। तो अस्थमा में, एम्फीसेमा में और सिलिकोसिस में और निमोनिया में, अस्थमा में बात आता है। ये बात एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में, और हमने देखा भी है। ठीक है, देख लो एक बार। मेजर कॉज ऑफ एम्फीसेमा इज सिगरेट स्मोकिंग, वाइन कंजप्शन, एलर्जी, वायरल इन्फेक्शन। वाइन का लंग से कोई लेना नहीं था, एलर्जी तो अभी नहीं, और वायरल इन्फेक्शन ये भी अभी नहीं। सिगरेट स्मोकिंग मेजर कॉज। अस्थमा, एम्फीसेमा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। जो सबसे बड़ा था क्या वो, ऐसा नहीं, पढ़िए, ऐसा ध्यान, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा था। ए का एक, वन का ए, ए का सी, वन का बी, वन का सी। वन को पहले मैच कीजिए, तो अस्थमा। लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ केमिकल कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। हाँ, ये था, कहाँ था ये यहाँ था।
सी का 3 देखिए, तो पहले सी का 3, सी का 3, तो ये दोनों कट हो गए, ये दोनों कट हो गए। ए का 1 अस्थमा इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकियल ब्रोंकियोल एकदम सही। बी क्रोनिक डिसऑर्डर है, एकदम सही है। एम्फीसेमा इज अ कार्डियोवैस्कुलर तो नहीं है भैया, रीनल डिसीज तो नहीं है भैया, पेन इन लंग्स पल्मोनरी डिसीज। अब बताइए लंग्स में पेन होगा या फिर पल्मोनरी डिसीज है, क्या डिसीज है ये बताइए, सीधी सी बात है। एम्फीसेमा एक क्रोनिक डिसीज है, ठीक है, एम्फीसेमा जो है एक क्रोनिक डिसीज है। तो क्या होगा, पेन इन लंग्स। एम्फीसेमा में होते क्या है, जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं, क्योंकि वो बर्बाद हो गए हैं सिगरेट पी के। तो ये एक पल्मोनरी डिसीज है, ठीक है। Which of the following is incorrect about occupational respiratory disorder? About occupational respiratory disorder incorrect पूछा है, ध्यान रखिएगा। It is occur in some industries, especially thus involving grinding and stone breaking, एकदम सही है ये। It is an allergic disease, always long exposure in such industry leading to fibrosis, एकदम सही है। Workers in such industries can be protected from this disorder by wearing protective mask, एकदम सही है, डी ऑप्शन है, ठीक है। रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर लाइज इन पॉन्स, बहुत ए एंड बी, मेडुला ऑब्लांगेटा और डी बात कर रहा है। तो सीधी सी बात है कंट्रोल सेंटर की बात कर रहा है। वो जब भी कंट्रोल सेंटर की बात कर रहा है हमारा दोनों का दोनों न्यूमोटैक्सिक सेंटर और मेडुला वाला पार्ट दोनों के दोनों आएगा। टू फ्रेंड्स आर ईटिंग टुगेदर इन अ डाइनिंग टेबल, वन ऑफ देम सडनली स्टार्ट्स कफिंग while swallowing some food. This coughing would have been due to improper movement of epiglottis, है ना। वही तो कार्टिलेजिनस फ्लैप है जो कि ग्लोटिस में या फिर आगे इधर लैरिंक्स फेरिंक्स में फूट जाने से प्रोटेक्ट करता है एपिग्लोटिस, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ अस इन रिगार्ड टू ब्रीथिंग बाय मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट। पॉसिबिलिटी फॉर मोस्ट ऑफ अस इन रिगार्ड टू ब्रीथिंग बाय मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट। One can breathe out air totally without oxygen. One can breathe out air through station tube, यार ये एनसीटी के बाहर है, इसको skip करो। Cartilaginous rings respiratory passage are present in trachea, only trachea, initial bronchiole, trachea, bronchi and initial bronchiole, एकदम सही है ये। इस चीज को मैं अच्छे से अपने नोट्स में बताया था, है ना। नोट्स देखिए इसके लिए। Which of the following represents a larger volume of air than that is normally found in the resting tidal volume of a human lung? Which of the following represents a larger volume of air than that is normally found in resting tidal volume or a human lung? कौन है जो रेसिडुअल वॉल्यूम है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है और ऑल द एबव है? कौन सा ऐसा जो लार्जर वॉल्यूम ऑफ एयर बता रहा है, कौन है बताइए इसमें से कौन है? ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये फिर इजी क्वेश्चन में बोलूँगा इसको मैं, बताइए। सीधी सी बात है भाई, देखिए जो नॉर्मल जो टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 होता है ना, सिर्फ 500। रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100, एक्सपायरेटरी 2500 से, इसका तो अलग ही कैसे है, तो तीनों तो ज़्यादा है ना यार। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ट्रैकियल रिंग्स आर हाइलाइन कार्टिलेज, क्या मैं चीज बताया हूँ। डोर्सल साइड ऑफ थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्मेड बाय स्टर्नम, डोर्सल और स्टर्नम एक्सपिरेशन अकर व्हेन नेगेटिव, करेक्ट बोला, करेक्ट। एक्सपिरेशन अकर्स व्हेन देयर इज नेगेटिव प्रेशर इन लंग, ऑल लेवल का भी ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को मैं बताया था। 6000 to 8000 ml ऑफ एयर इज द वाटर कैपेसिटी लंग वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल एक्सपिरेशन पर मिनट, सम ऑफ IRV प्लस ERV, कोई भी 6000 से 8000 तक तो नहीं गया था मेरे भाई, सब उससे कम था, ठीक है ना, उससे कम ही था सब चीज़। तो जो 6000 से 8000 तक है वो क्या होगा, 6000 से 8000 ml ऑफ लंग है, ये NCERT की लाइन है। हम जो 12 से 16 बार जो ब्रीथ करते हैं पर मिनट नॉर्मल ब्रीथिंग, तो 12 × 500 कर तो क्या होगा, 500, 12 × 500 6000 हो रहा है। 16 × 500 करो, 16 × 500 करोगे तो क्या होगा, 16 × 5 80, 8000। क्या हमारा आंसर यहीं पे है, बताओ है? ये क्या है, 500 से क्यों मल्टीप्लाई किया बताओ। 500 क्या है, 500 TB है, टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मली ब्रीथ करते हैं ना, 500 लेते हैं, 500 छोड़ते हैं। 12 से 16 क्या है, ये भी हमने पढ़ा हुआ था, अभी टिक भी किया है कि 12 से 16 बार ब्रीथिंग रेट
ब्रीथिंग रेट, है ना। चलिए आगे चलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी फंक्शन, नहीं नहीं ये नहीं, 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 फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, क्या क्या बच गया, नॉर्मल एक्सपायर कर दिया आपने तो क्या क्या बच गया, पहला बचा ERV और दूसरा क्या बच गया, दूसरा जो बच गया वो है बच गया RV, है ना, ये हमेशा रहता है। A large proportion of oxygen is left unused in the human blood even after it is uptaken by the body tissue. That's oxygen. अभी अभी हमने ये वाला भी पढ़ा था, इसका हमारा आंसर भी एक्सरसाइज के समय ये जो रिजर्व ऑक्सीजन है ये हमको हेल्प करता है। ठीक है, आगे बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी टिश्यू इनटू ब्लड इज प्रेजेंट अस, 70% कार्बन हीमोग्लोबिन की तरफ कभी प्रेजेंट नहीं होता, बाइकार्बोनेट, है ना, सीधी सी बात है। बाइकार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा, ओह बाय 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 बाय, सीधी सी बात है यार। अब बताइए तो, बाइकार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा एंड RBC, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इसका ऑप्शन देखिए, देखिए बोल रहा है कि जो बल्क ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो रिलीज हुआ है बॉडी में, वो बॉडी टिश्यू से वो ब्लड में कैसे प्रेजेंट होगा। तो ऐसा बाइकार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा एंड RBC फ्री कार्बन डाइऑक्साइड इन ये तो कभी नहीं होगा। 70% कार्बोमैनो हीमोग्लोबिन एंड 30% एस बाइकार्बोनेट, ये रेशियो का डिफरेंस है ना, ये कभी नहीं, उल्टा है। कार्बोमैनो हीमोग्लोबिन इन RBC ये मैक्सिमम नहीं होगा, सब नहीं होगा। तो बच क्या गया, बाइकार्बोनेट, यही सही क्वेश्चन था, मैं पहले भी सही किया था। तो यही हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि मैं कंफ्यूज कहाँ पे हुआ, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा बोला, बाइकार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा बोला, लेकिन वो ब्लड प्लाज्मा एंड RBC दोनों बोल रहा है, उसी ब्लड प्लाज्मा नहीं बोल रहा है। ठीक है, हमने ये चीज़ पढ़ा है कि जो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन नहीं, कार्बोनिक, देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो बल्क क्वांटिटी है वो तो ऐसा बाइकार्बोनेट होगा, ये बात सही है, लेकिन होगा कहाँ पे होगा, ब्लड में होगा कि प्लाज्मा में होगा। तो जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है ये ब्लड में भी मिलता है, ब्लड प्लाज्मा में भी मिलता है। ब्लड में RBC में ये हाई अमाउंट में रहता है और प्लाज्मा में ये माइन्यूट में रहता है। ये चीज़ हमने देखा है, ठीक है, जिसे हमने देखा है NCERT लाइन है, और अभी भी कोई टिक भी किया था। तो ये दोनों में होगा ना, ब्लड प्लाज्मा में भी होगा, RBC में भी होगा बाइकार्बोनेट जो है, ठीक है ना। प्लाज्मा में कम होगा, RBC में ज़्यादा होगा यार। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए A क्या है, D क्या है, C क्या है, B क्या है, इसीलिए मैं इसको टाइम एक्सप्लेन नहीं किया था, अभी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ए को क्या बोल रहा है, पल्मोनरी वेन बोल रहा है, इसको पल्मोनरी वेन बोल रहा है। ए को सिस्टमिक वेन बोल रहा है, ए को क्या बोल रहा है, पल्मोनरी वेन या फिर सिस्टमिक वेन या फिर पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी, सिस्टमिक आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी। देखिए ये कहाँ से आ रहा है, ये लंग से आ रहा है ना, लंग के एलवलाई से आ रहा है, हार्ट में जा रहा है। और ये क्या कैरी कर रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, ठीक है। तो एक एक्सेप्शन हमने पढ़ते हैं आर्टरी में और वो उसमें क्या बोलते हैं, आर्टरी में और वेन्स वाले पार्ट में। देखिए पहले इसको डिवाइड कर लीजिए, ये वाला कौन सा पार्ट है, ये सिस्टमिक वाला पार्ट है, ये पल्मोनरी वाला पार्ट है, ठीक है। ये जो अब देखिए जो ब्लड वेसल्स है, वो ब्लड वेसल्स जो हार्ट की तरफ जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं वेन्स। और जो वेन्स, हाँ, और जो बाहर जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टरी। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, यहाँ पे क्या होगा, पल्मोनरी वेन। तो ए हमारा क्या है, ए हमारा है पल्मोनरी वेन। जो बी वाला जो पार्ट है, अच्छा बी यहाँ पे है, तो ये बी क्या है, ये सिस्टमिक वेन है। सी वाला पार्ट कहाँ है, ये आर्टरी होगा, ये पल्मोनरी आर्टरी। और डी वाला जो पार्ट है, ये क्या है, सिस्टमिक आर्टरी। आंसर नंबर ए, ध्यान दीजिएगा। 94 नंबर क्वेश्चन पहला है ए को टिक कीजिए। तो ए कहाँ पे है, ए यहाँ पे है। ये हमारा क्या है, बेसमेंट सब्सटेंस नहीं है, एल्वोलर वॉल नहीं है, एल्वोलर तो यहाँ है। ये RBC। बी क्या है, बी कहाँ टिक कर रहा है, बी बेसमेंट सब्सटेंस है क्या, नहीं, बी एल्वोलर वॉल है, सी बेसमेंट सब्सटेंस। हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गेट ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड विथ हेल्प ऑफ RBC एंड ब्लड प्लाज्मा विथ हेल्प ऑफ RBC एंड WPC प्लेटलेट कॉर्पसल्स। सीधी सी बात है यार, ठीक है।
During oxygen transport, the during oxygen transport, the oxyhemoglobin at the tissue level liberate oxygen to the cells because tissue oxygen higher concentration is high नहीं है, और concentration लो कार्बन डाइऑक्साइड आसोल लो, कार्बन डाइऑक्साइड लो नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड हाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, और इसके बाद है हमारा आंसर, जो भी हम आपको देखना है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है यार, अगर आप यहाँ तक अभी हैं तो अपने आपको कांग्रेट्स बोलिए, क्योंकि आपने पूरे के पूरे 126 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कर लिए हैं विद एक्सप्लेनेशन। कितने देर में किया आपने? 126 1 आवर 35 मिनट में विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, अपने आप को कांग्रेट्स कीजिए। ठीक है, तो 126 क्वेश्चन हमने कर लिए। रात बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे बात कर पा रहा हूँ। घर में सब सो गए हैं, आवाज़ गूंजती है। ठीक है, तो 126 क्वेश्चन हो गए हैं और ये वाला चैप्टर अब डन माना जा सकता है। जो भी क्वेश्चन आपने गलत किए हैं उसको नोट्स बनाइए। ठीक है, आप एक डाउट कॉपी मेंटेन कीजिए, नोट्स पर बनाइए, डाउट कॉपी मेंटेन कीजिए, उस सारे गलत क्वेश्चन को लिखिए। ठीक है, सारे गलत क्वेश्चन को वहाँ पे डाउट कॉपी में जाके लिखिए, सारे के सारे गलत क्वेश्चन को, और यहाँ पे क्या कीजिए, और इस क्वेश्चन सीरीज को फिर से कीजिए, फिर से रिवाइज कीजिए। जो मेरे जो नोट्स हैं, नोट्स को सारे के सारे फिर से एक बार देखिए, जहाँ जहाँ पे आपने गलत किया है उसको डाउट कॉपी में लिखिए। उसके बाद मेरे नोट्स खोलिए और नोट्स में वहाँ पे देखिए कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ऐसे ही ये चीज़ होगा। अगर आप इसका एनालिसिस नहीं करेंगे तो ये चीज़ आधी हो जाएगी। एनालिसिस बहुत ज़रूरी है ना। जितने भी टॉपर होते हैं सबके सब एनालिसिस बहुत अच्छे से करते हैं, तो ये आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। जो भी टेस्ट आप दे रहे हैं इसका एनालिसिस करिए। ठीक है, और जो भी गलत है, जो भी इसमें भी डाउट है, उसको डाउट कॉपी में यहाँ पे लिखिए। तब ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपके बहुत क्वेश्चन आएंगे, तभी आप यहाँ पे 360 आउट ऑफ 360 कर पाएंगे, क्योंकि यही हमारा टारगेट है। अगर आप 360 कॉमन है, ये करना ही पड़ेगा, वो सब कर रहे हैं, है ना। और इस चैप्टर में कुछ था भी नहीं, अभी तक आपने देखा कुछ भी नहीं था। जो भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं उसको आप डाउट कॉपी में लिखिए एनालिसिस करके। ठीक है, और मेरे नोट्स खोलिए, वहाँ पे नोट्स में इसको देखिए, एनालिसिस कीजिए, पूरे के पूरे जो एनसीईआरटी के जो PDF है उसको पढ़िए, और उसके बाद उसको डॉट कॉपी में लिखे, तब उसे डन हो जाएगा। ठीक है, हम फिर से कभी रिवाइज कर लेंगे इसको। ठीक है, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। और जो इतना भी लोगों का बहुत गलत हुआ है, कोई बात नहीं, होता है। ठीक है, आप इसको धीरे धीरे पढ़ते चलिए, हो जाएगा सही। ठीक है, तो ठीक है, आज हमने 126 क्वेश्चन किया। अब कल से हम क्या करेंगे? कल से हम बॉडी फ्लूइड चालू करेंगे। कल से हम क्या चालू करेंगे? कल से हम बॉडी फ्लूइड चालू करेंगे। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स, और उसको भी बहुत अच्छे से एनसीईआरटी के लाइन में देख लेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स, और उसको भी बहुत जल्दी डन कर देंगे। ठीक है, तो चैनल में कुछ जो सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो भी लोग नए हैं, और इसको शेयर भी कर लो, जितना कर सकते हो कर लो यार, बहुत हेल्प होगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बॉडी फ्लूइड्स कर रहे होंगे, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय, और कल यहाँ से आ जाना और बॉडी फ्लूइड देख लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए। और हाँ, डाउट कॉपी मेंटेन करना, एनालिसिस करना मत भूलना। ठीक है ना, आंसर देख लेना यहाँ पे। ठीक है, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए।